हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मॉर्निंग एट होम ओनली ऑन पीटीवी होम विद मी नादिया खान और मेरा जो है सैनिटाइजिंग लिक्विड स्प्रे और साथ में मेरे गेस्ट। और आप कैसे हैं? आप कैसा दिन गुजरा? घर में क्या किया? कोई नई चीज़ की? मैंने क्या की? मैंने कुछ नहीं की। कल मैं बहुत ही लेज़ी हो रही थी। मैंने कहा यार मैं तो बिल्कुल लेज़ी बैठी। फिर बच्चों ने आके कहा क्या मामा ये करना है वो करना है। उसके बाद उन्होंने उठाया और उठ के फिर मैंने वो जो राफिया ने मुझे मूवी का बताया था, मैंने कहा जी ये देखते हैं। वो शुरू में इतनी ड्रॉनी थी कि मैंने फिर उसके बाद बंद कर दी कि मैंने कहा नहीं ये तो बहुत ही हॉरर फिल्म है, हैप्पी फिल्म देखनी है कुछ। अच्छा, तन्हाइयाँ ड्रामा माशाल्लाह दोबारा से पीटीवी पे लग रहा है, ये ज़रूर दिखाएं बच्चों को। मैंने इसके 1-2 एपिसोड्स अभी अपने बच्चों को दिखाए एंड दे वर स्पीचलेस कि मामा ऐसे भी पाकिस्तानी ड्रामे होते थे, हम तो अब वो देखते भीषण शम चली जाओ तबाह हो जाओ, छोड़ दो उसको, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझे किसी और से प्यार हो गया है। और ये इस तरह के अजीब प्लॉट्स वाले जो ड्रामे हैं, इसको हट के ऐसे भी ड्रामे होते थे जिसमें एक्चुअली कोई इश्यूज़ नहीं होते थे, बस आपको नॉर्मल डेली लाइफ, एक ज़िंदगी, एक आम ज़िंदगी जिससे सब रिलेट कर सकें, फैमिली से रिलेट कर सकें। और वो मजाक इतने साफ़ सुथरे मासूम एंड कोई किसी का ऐसा दुश्मन नहीं है, बस बातें हो रही हैं आम सी मज़े की और देख के बस दिल खुश हो जाता है। एंड सच नेचुरल एक्टिंग और इतना नॉर्मल सा एनवायरनमेंट, तो उनको बड़ा अजीब सा लगा कि मामा ये ऐसे भी कभी ड्रामे होते थे। मैंने कहा हाँ हमारे बचपन में बेटा ऐसे ही ड्रामे होते थे, इसलिए आजकल के ड्रामे हमें हजम नहीं होते कि ये क्या हो रहा है। तो एनीवेज, तो आज के शो में हम क्या करने वाले हैं? अच्छा है मैं कहाँ हूँ? हाँ, आज के शो में मैं अभी कुछ पढ़ रही थी, इतना कुछ चेंज अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे, वो चीज़ें जिनकी हमें आदत हो गई है। द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, हमारा मीडिया इज़ चेंजिंग। और मैं अभी देख रही थी कुछ जो पेमरा की तरफ से रूल्स आए हैं फॉर रमदान ट्रांसमिशंस कि इट्स इनक्रेडिबल आई मस्ट से कि जिस तरह हमारी गवर्नमेंट और ये सारे जो स्टेप्स उठा रहे हैं प्रिकॉशन के, प्रिवेंशन के, वो लगते सख्त हैं लेकिन हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। रमज़ान ट्रांसमिशन हम सालों से देख रहे हैं कि जिसमें एक रश लगा हुआ होता है और इफ्तारी के बाद एक बाजार सा बन जाता है और गेम्स और नाच गाना, और थोड़ी देर के लिए आप भूल जाते हैं यार ये रमज़ान का हिस्सा, ये क्या हम रमज़ान के महीने में हैं, ये हम नॉर्मल हैं, ये क्या है। और एनीवेज इट बिकेम अ नॉर्मल प्रैक्टिस और शदीद उस पर क्रिटिसिज्म भी आया, लोगों को बुरा भी लगा, तनकीद भी हुई, वायरल वीडियोज़ हुई जिसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लेकिन चलता रहा सिलसिला। पहले से ज़्यादा लेविश, मैं आपको बताऊं करोड़ों अरबों वाली गेम चल रही थी। इतने बड़े बड़े जो थे प्राइवेट चैनल्स ने लेविश किस्म की रमज़ान ट्रांसमिशन किए हैं। और अब जो है बाकायदा नोटिस आए हैं कि जी बहुत सख्ती होगी रमज़ान ट्रांसमिशन में। होस्ट के साथ सिर्फ एक गेस्ट बैठेगा, उसमें डिस्टेंस होगा और इतने सारे उसमें दिए गए हैं प्रोटोकॉल सैनिटाइजेशन के कि जी सबका, मतलब इसमें क्रू की प्रोटेक्शन भी है, गेस्ट की भी है, होस्ट की भी, हर एक की। और कोई ऐसी गेम्स वेम्स ऊट पटांग चीज़ कुछ नहीं होगी, टू द पॉइंट। और ऐसी ही मैं तो कहती हूँ हमेशा रमज़ान ट्रांसमिशन होनी चाहिए। अब ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ इसमें मुझे लगता है कि जब ये सब शोर शराबा, ऑडियंस, गेम्स और ये चीज़ें जब बंद हो जाएंगी तो होस्ट को तो तैयारी करके आनी पड़ेगी, नहीं होस्ट को तो बातें करनी पड़ेंगी। क्योंकि पहले क्या होता था, हाँ एक इसमें यह भी था कि जो भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह होंगे वो ऑनलाइन होंगे, वहाँ लाके डिबेट्स, नात कॉम्पिटिशन्स आप सेट पे स्टूडियो में नहीं कर सकते। अब ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगा होस्ट का इतने घंटे गुजारना, क्योंकि उसको बात करनी पड़ेगी। और उस चीज़ में हमारे बहुत से होस्ट बहुत ही कमज़ोर हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है रमज़ान की बात है। मैं तो खुद बहुत कहती हूँ कि भी मुश्किल ट्रांसमिशन में आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए, दीन दुनिया हर एक के बारे में आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो, तैयारी हो। लेकिन इतना भरा हुआ ट्रांसमिशन होती थी कि कभी ये आ गया कभी वो, कि होस्ट को ज़्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ता था। इस साल सारे जो होस्ट हैं उनका इम्तिहान है, क्योंकि उनको तैयारी करके आनी पड़ेगी, उनको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा। रोज़े में भी जो लोग होंगे उनको रोज़े में प्याज भूख के साथ बहुत सारा बोलना पड़ेगा। तो इस साल जो रमज़ान ट्रांसमिशन है विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट वन होस्ट के लिए। तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग इस दफ़ा देखते हैं कि होस्ट कितनी तैयारी करके आते हैं और किस तरह से इस रमज़ान ट्रांसमिशन को बग़ैर फ्रिल्स के कैसे इनको मैनेज करेंगे। तो वहीं जो मुझे हमेशा बात समझ आती है कि रमज़ान में वो शख्स हो जिसको बहुत अच्छा इल्म हो, जो बोल सकें कॉन्स्टेंटली, नॉलेज, वक्त कम पड़ जाए उनकी बातें और उनका इल्म जो है वो ना ख़त्म हो। तो इसलिए इस दफ़ा देखते हैं कि क्या होता है, कौन मैनेज कर पाएगा ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी जी। और आज के शो में जी थोड़ा इंटरव्यू हो जाए, विल टेक अ लिटिल
थोड़ा सा ब्रेक फ्रॉम, बाकी चीज़ें भी होंगी, हम काउंसलिंग की भी बात करेंगे, जो हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन टाइम, ये क्वारंटाइन टाइम, हाँ जी, क्वारंटीन या आइसोलेशन के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर फ़राह इकबाल साइकोलॉजिस्ट हैं। उसके बाद स्लीप पैटर्न्स, जिनसे बैक एक या बॉडी पेन्स, और आपको रेगुलर अगर फिजियोथेरेपी चाहिए होती है, अब मुझे पिछले दिनों चाहिए थी, बड़ा मसला हो गया यार, कौन आके फिजियोथेरेपी करे, स्पैज़म हो गया, तो ऐसे में एक्सरसाइजेस जो आप खुद घर पे कर सकें, कौन सी मेडिकेशन आप कर सकें अगर फिजियोथेरेपिस्ट आपको अवेलेबल नहीं है, साथ में आपका अच्छा मैट्रेस, अच्छा पिलो होना बहुत ज़रूरी है, ये आपको बताएंगे अजरुद्दीन साहब जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। एंड साइमा कुरैशी के साथ इंटरव्यू होगा, माय वेरी डियर फ्रेंड, एक्टर हैं, कमाल एक्टर हैं, बहुत सालों से काम कर रही हैं, बीच में ब्रेक ली, अब फिर माशाल्लाह हमें चीख में आपने उनको देखा होगा कमाल परफॉर्मेंस के साथ, माय वेरी डियर फ्रेंड साइमा कुरैशी, जो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी। काफ़ी हो गया, हाँ ये होता है भाई, बोलना पड़ता है ये, हाँ आसान हर किसी के बस की बात नहीं। डॉक्टर फ़राह, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया, बहुत बेहतर, बहुत अच्छी। व्हाट अ ग्रेसफुल पर्सनालिटी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत प्यारी लगती है। जज़ाकल्लाह, और बहुत शुक्रिया नवाजिश कि आपने मुझे बुलाया, और मैं आज पीटीवी के ऊपर हूँ, ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये बहुत दूर दराज इलाकों में भी ये चैनल देखा जाता है। बेशक जी। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाती हैं, काउंसलिंग कर रही हैं, मैं थोड़ा सा भी आजकल के हालात को रखते हुए जानना चाहूँगी कि आपका ज़्यादा लोग अब आपसे इस वक्त कांटेक्ट में हैं, मसाइल आपको क्या नज़र आ रहे हैं, क्या लोग कंप्लेन कर रहे हैं? एक मुश्किल वक्त है पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया इस वक्त, जैसे कि हम बार बार देख रहे होते हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं कि लॉकडाउन हुआ है, पूरी दुनिया के ऊपर ताला डला हुआ है, एक तरह से हर तरह से ये एक मुश्किल वक्त है, ना सिर्फ हमारी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, जिसमें हमारी अपनी जो पर्सनल हेल्थ है उससे रिलेटेड, और वो सिर्फ फिज़िकल नहीं है, साइकोलॉजिकल हेल्थ भी है, वेलबींग भी है, उसके साथ साथ जो हमारी सोशल लाइफ है उसके लिए भी, जो हमारी एनवायरमेंटल लाइफ है उसके लिए भी, और जो इकोनॉमिक मसाइल हैं उसके लिए भी एक मुश्किल वक्त है ये। बेशक। तो क्या आपके पास मसले लेके अभी लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपको लग रहा है ज़्यादा लोग आपको रीच आउट कर रहे हैं, कम? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो गया है कि अब मसाइल जो आ रहे हैं वो एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के बहुत आ रहे हैं, जो नॉर्मल और एवरेज हालात में हम एडजस्ट कर लेते थे चीज़ों के साथ, मगर अब ऐसा हो रहा है कि हम अपने, क्योंकि आइसोलेशन में हैं और हम बिल्कुल बंद हैं, हमें मौका नहीं मिल रहा है, जो हमारी सोशल एक्टिविटीज़ और हुआ करती थी या जो वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती थी वो हम, जाहिर है हम नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह से नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे बंद हो गए या मुक़ीद हो गए। अब वो किस तरह से देखा जाता है, किस तरह से लिया जाता है, ये डिपेंड करता है हर पर्सनैलिटी के ऊपर। अब जो मसाइल आ रहे हैं वो एंजाइटी के बहुत आ रहे हैं, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं लोगों के ऊपर। ये इसमें क्या होता है, क्या फील होता है, महसूस इसके क्या होता अंदर है? ऐसा लगता है कि सांस बंद हो रही है, हार्ट थंपिंग हो रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से दिल का धड़कना, तेज़ी से धड़कना, इसी तरह से सांस का रुकना, हाथ पाँव में शिवरिंग होना, या फिर बिल्कुल अपने आप को ऐसा महसूस करना कि नमनेस है, बिल्कुल जैसे कॉन्शियसनेस बड़ी लो लेवल पे चली गई है, ओरिएंटेशन नहीं हो रही है। ये एपिसोड्स बड़े मुख्तसर होते हैं, मगर ये सिर्फ बड़ों को होते हैं या बच्चों को भी ये नहीं, आते हैं? ये सबको, क्योंकि हमें लगता है कि समहाउ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चों से कि वो बिल्कुल इस चीज़ को, इस पे अडेप्ट कर जाएं, शिकायत ना करें, खुश रहें। अरे तुम खुश क्यों नहीं हो, अरे तुम नॉर्मल क्यों हो? हमें लगता है बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाते, हमें लगता है बच्चों को एंजाइटी नहीं होती। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे भी बिल्कुल असर लेते हैं उस एनवायरनमेंट का जो इस वक्त माहौल में चल रही है, क्योंकि बच्चे आपको देख रहे होते हैं, वो आपसे सीख रहे होते हैं। अगर आप एडजस्टेबल होंगे तो बच्चे भी एडजस्टेबल होंगे। वो एक क्लीन स्लेट है, जो आप लिखना चाहते हैं वो लिखाते चले जाते हैं। बच्चे जो हैं वो सुनते कम हैं, देखते ज़्यादा हैं। जब आप दिखा रहे होते हैं उन्हें अपने रवैयों से, आप जब दिखा रहे होते हैं अपनी बातों से कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो आपको रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, वो आपको सीख रहे होते हैं और वही कुछ अमल कर रहे होते हैं जो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इस वजह से बच्चों को बिल्कुल ऐसा ना समझिए कि वो गैर में, बिल्कुल उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बिल्कुल अलहदा हैं इस सिचुएशन में, ऐसा नहीं है। बच्चों की भी एक अपनी शख्सियत है, और बच्चों की तो अभी इस वक्त ज़ाहिर है ग्रोथ का टाइम है, इस वक्त डेवलपमेंट का टाइम है, तो ये तो एब्जॉर्ब हो रहा है।
बल्कि बड़े तो फिर भी थोड़े से रिजिलियंट होंगे, मगर बच्चे तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो जो चीज़ इस वक्त एनवायरनमेंट में आ रही है उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सही बात। और कभी जब बच्चे थोड़ी देर बाद पास आके कहें मामा आई एम बोर्ड, क्या क्या करें? उस बिल्कुल। पे कभी कभी प्यार भी आता है और कभी कभी इतना गुस्सा आता है ना इस बात पे कि मतलब मैं सही कर दूं, तुम्हारी बोरियत दूर कर दूं, जरा आओ जरा। हाँ मतलब बिल्कुल ये भी फीलिंग आती है कभी बिल्कुल कभी। आएगी। दैट इज नेचुरल, दैट इज ह्यूमन। देखिए हमारे जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें इमोशनल एस्पेक्ट भी है। तो हम जब बात कर रहे होते हैं उसमें हमारे सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल वेरिएबल्स नहीं शामिल होते हैं, हमारे जज्बाती रवैये, रुझान, ये सभी शामिल होते हैं। हाँ। तो जाहिर है ह्यूमंस हैं, एंगर भी एक हमारा इमोशन है। एक सबसे ज़्यादा मेरे बेटे को बात जो फ्रस्ट्रेट करी है वो ये कि उसके बाल नहीं कट रहे, तो वो अपने बालों को लेके हर वो आ जाता आधे घंटे बाद में, मामा मेरे बाल देखो कान में इंदड़ आ रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं, मामा प्लीज़ इसको काट दो। और मुझे इतना डर लगता है बाल काटते हुए कि मैं इसको फिर से डोरा ना बना दूं, तो मशरूम कट बना दूं। मैं 2-3 दफ़ा बेचारे के बाल ख़राब कर चुकी हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा मैं नहीं काटूंगी, रुक जा थोड़े दिनों में। और माशाल्लाह वो जब अनाउंसमेंट हुई कि सैलॉन्स और हजाम अब खुल जाएंगे, तो वो जो अजान की खुशी का आलम था कि मतलब सबसे पहले तो ये इसको जो है ना हेयर कट के लिए जाना है। लेकिन आई एम स्टिल स्केयर्ड कि मैं तो सोच रही हूँ कि वो हॉस्पिटल वाला वो जो ड्रेस है ना पूरा फुल, मैं भी और उसको पहन के मैं लेके जाऊंगी हेयर कट के लिए। बेहतर यही है कि प्रिकॉशंस की जाएं, मगर हर बच्चे की अपनी कुछ ज़रूरियात होती हैं, अपने कुछ एहसासात होते हैं, मगर थोड़ा सा डाइवर्जन्स की ज़रूरत होती है। अब उसके अंदर थोड़ा सा हमें ज़रा सा समझदारी से काम करना पड़ता है, हमें चीज़ों को ज़रा सा अरेंज करना पड़ता है। असल में हम खुद बहुत डिसऑर्गेनाइज होते हैं, इस वजह से हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ पटांग डाइट जो चल रही है। मैंने कल से एक बात सोची, मैंने मुझे गर्मी क्यों लग रही है, मैं एस्प्रेसो कॉफ़ी का शॉट पी के आई हूँ, शायद मुझे लगता है मैंने कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग पी ली। हाँ जी, एसी तेज़ कराएं प्लीज़। अच्छा मैं क्या बता रही थी आपको बात, हाँ मैंने एक बात सोची जो आप भी मेरे साथ कर सकते हैं, वो ये कि हम रात का खाना नहीं खाएंगे, बिल्कुल रात का खाना आप स्किप कर दें। मैं आज सुबह उठी, मुझे इतना अपना आप अच्छा लगा कि मैंने कहा मैं लंच अपना करके शाम को मैं क्या होता है मैं लस्सी पी लेती हूँ, क्योंकि घर में दही बन रही है, हाँ पुदीने वाली लस्सी, वो आई एम हैविंग दैट। और मैंने अब से डिनर छोड़ दिया, जो मर्जी जो खाए घर में, मैं तो नहीं डिनर करना, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा कर रही है नादिया यार, है ना। और रात को थोड़ा पपीता खा लिया था बस वैसे 11 बजे। बहुत अच्छा कर रही हैं, क्योंकि देखिए हमें बस और कुछ नहीं खाया था। इमरान मित्र शक करना छोड़ दो। हाँ जी बहुत अच्छा है। सबसे पहले जो हमें अपना ख्याल रखना है इस क्वारंटीन टाइम में या वैसे भी बाद में भी, ये एक अच्छा वक्त है हमें सीखने का। हमें अपनी डाइट को कंट्रोल और मैनेज करना है, हमें अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को देखना है कि वो क्या हैं। हम कोई जंक नहीं है, हम कोई ट्रैश बॉक्स नहीं है कि जिसमें हर चीज़ हम डाल लेंगे। उससे भी फर्क पड़ता है जी। रात को अगर आप हैवी डिनर बीफ बर्गर चीज़ें खा ली ना, उससे भी ना दिल घटता है कि जी एकदम मुझे लग रहा है कि व्हाट वी आर ईटिंग इज अफेक्टिंग आवर मूड्स। कॉलर से भी बात करते हैं जी। फराह जी से आप सवाल कर सकते हैं, काउंसलिंग आज शो पे लाइव कॉल करके बात करें। अस्सलाम वालेकुम। दुआ, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है दुआ? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ यार, कल छींकी तो सब घर वाले डर गए। तो इस हिसाब से बहुत अच्छा है कि बच्चों के बारे में और बच्चों की एक्टिविटीज के बारे में सब कुछ हमने मालूम करना है। जब बच्चे आजकल आ जाने की जिद करते हैं, हम उनको किस तरह से रोकें। दूसरी बात है कि उनको एजुकेशन की तरफ किस तरह राग़िब करें कि वो जो है वो अपनी पढ़ाई भी साथ साथ करें और ऐसी एक्टिविटीज हों उनकी कि वो घर में ही रह के पूरे तरीके से पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय कर सकें। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा रिपीट करना दुआ, तुम्हारा क्या पूछना चाह रही हो? बच्चों की एक्टिविटी, दूसरा एक्टिविटीज, और दूसरा ये कि घर में रह के वो बाहर जाने की जो जिद करते हैं उनको बाहर से कैसे रोका जाए। सही, ठीक है ना। और तीसरी बात ये कि उनकी डाइट का किस तरह किया जाए तो मैनेज। जब मुझे समझ आ जाएगी ना दुआ, मैं भी तुम्हें बताऊंगी। तीनों तुमने मुझसे बड़े मुश्किल सवाल पूछे हैं। चले फराह जी बताएंगी, मेरे पास जवाब नहीं। मैं तो अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सबसे पहले मैं डाइट की तरफ आ जाती हूँ, क्योंकि फिजिकल करना आसान होता है। आप शुगर कंटेंट और सॉल्ट कंटेंट को प्लीज़ और प्लीज़ कर्टेल नहीं कर सकते तो कम कीजिए। हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है, अननेसेसरी एग्रेशन कम हो जाता है। और कॉफी कम पीनी है आपने, कैफीन का ये मैं पी के आ गई हूँ ना आज। बिल्कुल, तो ये तमाम चीज़ें आप, और इतना कोलेस्ट्रॉल अगर आप लेके चलेंगे अपने साथ, इतनी प्रोटीन्स, इतनी डाइट कैलोरीज आप लेके चलेंगे अपने साथ, तो उसको आप कैसे ख़त्म कर सकेंगे? आप एक्सरसाइज कीजिए फिर उसके लिए। कल की मैंने कल 40 मिनट ट्रेडमिल पे थी मैं। कह रही है बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज किस तरह से कराई जाए, वो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर हाँ, क्यों जाना उनको चाहते? बात करना, हमारा इस वक्त सही जवाब देना, सही बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पेरेंट्स को नहीं आता। तो हम क्या कहें? अगर वो बाहर जाना चाह रहे हैं तो उनसे, जाहिर है वो खेलने के लिए बाहर जाना चाहते हैं,
आप अपने घर में भी बहुत सारे खेल खेल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लीडो और नहीं, लेकिन बताएं क्या आप फराह जी, उनको बात क्या करनी है कि वो क्यों बाहर नहीं जा सकते और कब तक? कभी बच्चों को स्कूल इतना पसंद नहीं आया, याद आया जितना आजकल आ रहा है। जाहिर है पहले उनको लगता था जहर, स्कूल में छुट्टियां कब होंगी, अब हर बच्चा स्कूल कब खुलेगा, आए मासूम। तो उनको बताएं क्या, हमारे अल्फाज इस वक्त मैटर करते हैं कि व्हाई दे कांट गो आउट, कब तक और क्यों। असल उनको ये थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। क्या देखें, समझाएं? समझाना ये पड़ेगा कि अगर हम बाहर निकलते हैं, जैसे हम अगर किसी गंदी चीज़ को टच कर लेते हैं तो हमारे ऊपर जर्म्स आ जाते हैं, हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं, तो हम जब धो रहे होते हैं, तो इसी तरह से बाहर भी हम जब जाते हैं तो हमारे ऊपर कोई ख़राब चीज़ आती है। आप भी जब स्कूल से आते थे तो आप कपड़े बदलते थे, आप अपने आप को चेंज करते थे, मुँह हाथ धोते थे, फ्रेश हो जाते थे। इसी तरह से आज हम घर में रह के अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। दूसरे ये है कि अगर जो रूटीन्स हैं, बच्चों को स्कूल जाना यूँ है कि उन्हें एक्टिविटीज़ चाहिए, अगर हम वो घर में एक्टिविटीज़ कर लें, अगर हम सुबह अपने नॉर्मल टाइम पे उठें, ठीक है आप आधा एक घंटा थोड़ा सा लेट उठ जाएं जो आप रेगुलर टाइम में उठते हैं, आप उठें, जैसे घर स्कूलों में पीटी करवाई जाती थी, फिजिकल ट्रेनिंग हो, घर पे भी आप कर सकते हैं। आप खड़े होके उनके साथ लग जाइए, आप उनके साथ पीटी करना शुरू कर दीजिए, बच्चे थोड़े से एक्साइटेड हो जाएंगे, आपके साथ बॉन्डेज बन जाएगी। आप उनको कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपने साथ इंगेज कीजिए। आप जो घर के काम कर रहे हैं उनको इन्वॉल्व कीजिए उसके अंदर। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप लॉन्ड्री करने जा रहे हैं, उनसे कहें कि चलो ज़रा ये कपड़े उठा के ले आओ, या मेरे साथ ये ज़रा हेल्प कर दो, या मुझे ये उठा के डिटर्जेंट दे दो, या मुझे ये सैनिटाइज़र दे दो। अच्छा आप मुझे बताओ कि मैं अपने कैसे हाथ धोऊं। आप उनको एज अ रोल मॉडल भी ले सकते हैं। वो बात भी ठीक है, लेकिन फराह जी अगेन मेरा वही क्वेश्चन कि उनको बताएं क्या कि बाहर क्यों नहीं जा सकते। बाहर यही बताना है कि आजकल आपके लिए ये टाइम दिया हुआ है मम्मा पापा के साथ गुजारने का, आप इसको समझिए। बाहर जाते हैं तो आपको नुकसान ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ जो है बहुत सारे जर्म्स हैं और इस वक्त हम नहीं जा सकते। हम जब जर्म्स लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, और कभी वो बीमार हुए हों तो वो रिकॉल करवाइए कि आपको कितनी तकलीफ़ हुई थी, और अगर वही आप जाएंगे तो फिर इसी तरह की तकलीफ़ हो सकती है। ये तो नर्सरी केजी वाला बच्चा समझ जाएगा। अब ये जो ग्रेड 5, 6, 7 वाले बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, उनको ये बात नहीं हजम होनी, उनको थोड़ा सा और समथिंग एल्स थोड़ा हिलाने के लिए उनको हिलाना पड़ेगा थोड़ा सा। उनके साथ तो आप बैठ के डिस्कशन है ना, वो डिस्कशन क्या होगी, उनके साथ बैठ के डिस्कशन कीजिए। कॉलर से मैं बात कर लूं, फिर आप इस पे वो कॉल ना ड्रॉप हो जाए। सॉरी एहसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नादिया, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, फराह बाजी बहुत अच्छा बता रही हैं, लेकिन आप एक बहुत ही आम टॉपिक अपने ही भूल गई, आप खवातीन का जिक्र ही नहीं कर रही। भाई मासियाँ आनी नहीं घर में, सारा झाड़ू पोछा बर्तन बच्चों के कपड़े धोना सफाई सब, और फिर ये जो आजकल सैनिटाइजर है इस वजह से बहुत कॉन्शियस है। मैं देख रहा हूँ खवातीन का मूड जो है ना वो पहले जैसा नहीं रहा है, उनमें अपने हस्बैंड के हवाले से बच्चों में भी एक गुस्सा चिड़चिड़ापन आ गया है। हालांकि मैं अपना पर्सनल बताऊँ, मेरी वाइफ माशाल्लाह बहुत ख्याल रखती हैं घर की सफाई का, चीज़ों का, कि लाउंज में डाइनिंग टेबल ऐसी हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ कि उनको उन्हें चीज़ें ला के दे दी हैं सारी कि पोछा कैसे करना है, लेकिन चूंकि मासियाँ नहीं आ रही तो एक चिड़चिड़ापन आ गया। जवाब इस तरह खवातीन में जो ये चीज़ हुई है, इस हवाले से खवातीन के हवाले से अब क्या गाइड करेंगी ये फराह बाजी भी, कि खवातीन अपने आप को इन हालात में, जबकि मासियाँ घर में नहीं आ रही, सफाई का पूरी जिम्मेदारी है, बच्चों के कपड़े बर्तन दीगर चीज़ें उनको मैनेज करना, फिर कहीं आउटलेट एक्टिविटी नहीं है उनकी जो आदि थी, ना पार्लर ना टेलर ना कुछ, तो अब इन चीज़ों को कैसे कर रहे हैं आप? तो माशाल्लाह बड़ी एक्सपीरियंस है, अपने कर लेती हैं आपका, तो अब दूसरों को भी जरा गाइड करें, कुछ बताएं काम की बात, जरूर जरूर माहौल जी। भी अच्छा हो। नहीं बिल्कुल, मैं आपको ये बात भी सही है। अब ये जिक्र कर रहे हैं कि खवातीन का मूड बड़ा ख़राब है, काम बढ़ गया। असल में काम के साथ साथ उनको पहले शिकायत होती थी मियाँ घर में नहीं बैठते, अब उनको मसला हो रहा है कि मियाँ बाहर क्यों नहीं जा रहे। ठीक है ना, वो हर वक्त घर में हैं, एक बच्चे भी घर में हैं, औरतों को एक ब्रेक चाहिए होती है। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं, मियाँ ऑफिस जाते हैं, उनको बड़ा सुकून आता है कि देन इट्स माय टाइम, आराम से बैठूंगी। तो अब वो बैठ नहीं पा रही, उनको अपना टाइम नहीं मिल रहा, मैके भी नहीं जा सकती। शॉपिंग औरतों को आधा पागलपन से बचाने के लिए शॉपिंग बहुत ज़रूरी है। शॉपिंग रुक गई, फिर ऊपर से उनको एक फ़िक्र है कि घर में इनकम, बहुत फ़िक्र है, बहुत बड़ी ये टेंशन है जी कि मियाँ बाहर नहीं जा रहे, काम नहीं हो रहा, इनकम नहीं आ रही, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे खर्चे कैसे पूरे होंगे। इस पे भी बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल के इन क्राइसिस में, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं जिनको आप छोटी छोटी कहानियों से बहला नहीं सकते, उनको क्या बताएंगे क्यों वो बाहर नहीं जा रहे और कब तक बाहर नहीं जाएंगे, क्या कहना चाहिए। और साथ में वो लेडीज़ जो कि अब मियाँ को घर बैठे देख के तंग आ गई हैं, क्योंकि कोई ना कोई, वैसे ऐसा भी नहीं होता कि वो उनको सिर्फ देख के तंग आ रही हैं। आई एम श्योर कोई ना कोई कन्वर्सेशन, बातें, या ये उनके नर्व्स पे कोई चीज़ है। और ये स्ट्रेस कि अब मुझे अगले महीने खर्चा मिलेगा या नहीं, मैं कैसे ग्रॉसरी करूँगी, कैसे आगे चलेगा, ये बहुत औरतों को बात हिट करती है। और ऐसे में वो चिड़चिड़ी हो जाएंगी, मियाँ से भी झगड़ा करेंगी, बच्चों पे भी निकालेंगी, और काम जो भी हैं आजकल बढ़ गए हैं। तो डॉक्टर साहिबा बताएं, दोनों में बच्चों को क्या किस तरह बताया जाए, और इन औरतों को जिनको फ्रस्ट्रेशन है, आदमी कैसे, उनको जिनका फ़ोन आया था, ही इज़ वेरी कंसर्न्ड, इनकी वाइफ बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो हम जिन बच्चों की इस वक्त बात कर रहे हैं वो इतने अब ऐसे नहीं रहे कि वो इग्नोरेंट हैं। आजकल का बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट है और वो अपने इर्द गिर्द और सोशल मीडियम्स और इस तरह से बहुत कुछ सीख रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैं तो उनको बिठा के बात ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, अगर आप बात नहीं करेंगे, हम अशरफुल मखलूक़ात क्यों हैं? एक तो हमें सोचने समझने की सलाहियत है, दूसरे हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हम आपस में कम्युनिकेशन का गैप करेंगे तो वहाँ मसाइल पैदा हो जाएंगे। हमें एक दूसरे के साथ बात करनी पड़ेगी, एक दूसरे को देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और सुनना पड़ेगा, सिर्फ हेयर नहीं करना पड़ेगा, लिसन करना पड़ेगा। तो अगर हम एक दूसरे से बात करना शुरू करेंगे तो हमें एक दूसरे की चीज़ों को समझ ज़्यादा बेहतर आएगी और हम हल की तरफ जाएंगे। हमें अगर कोई मसाइल हैं तो उनको लिखना शुरू कर सकते हैं, इसको हम जर्नलिंग कहते हैं साइकोलॉजी में। आप उनसे भी, बच्चों से भी कहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, आप लिखिए, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स देखिए। अगर इसके अंदर अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं तो उस पर अमल दरामद कर लीजिए, वो अंदर से खुद ही मालूम हो जाता है चीज़ों का, इर्द गिर्द से हम सीखे हुए होते हैं। इसी तरह से ख़वातीन को भी सोचना चाहिए कि ये कुछ वक्त के लिए है, ये कुछ मुद्दत के लिए है। आप ये देखिए कि एक अच्छी रिलेशनशिप जो आपकी गुजर रही थी, आपको आपके हस्बैंड ने, आपके बच्चों ने टाइम दिया था, आपको वो टाइम अच्छा मिल जाता था अपने लिए, आपको वो वक्त मिल जाता था रेस्ट का। अगर आज इस तरह का कोई मुश्किल वक्त पड़ा हुआ है तो फिर हम जो है उसके ऊपर ये काम कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा देखें कि क्या चीज़ें, हम चीज़ों को लिखना शुरू कर दें, हम जर्नलिंग करके हम देखें कि कुछ दिन की बात है तो हम इसको किस तरह से बेयर करें। फिर हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दें। ऑर्गेनाइज़ ये है कि एकदम बिल्कुल अपने घर में ऐसा ना हो कि होटल वाला समा कर दें और 10 चीज़ें एक दिन में बना दें और दूसरे दिन बिल्कुल लिथार्जी हो जाए, ऐसा ना हो। आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें, नॉर्मल जो आपके रूटीन्स हैं उनको फॉलो करिए, अपनी हेल्थ का इस तरह से ख्याल रखिए कि डाइट का और एक्सरसाइज का ख्याल रखिए, अपनी स्लीप पैटर्न को बेहतर कीजिए, अपनी नींदों को, रात में जागने की ज़रूरत नहीं है, लेट नाइट्स आप जल्दी सोने की कोशिश कीजिए, उससे आपके मूड्स इम्प्रूव होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हमारे जो हार्मोन्स कुछ पैदा होते हैं, कुछ उसकी सिक्रीशंस होती है, हमारे कुछ ग्लैंड्स हैं, एड्रेनलिन है, सेरोटोनिन है, ये सारे जो हैं ये जब हम सो रहे होते हैं तो वो हमारे लिए बेहतर काम कर रहे होते हैं। तो अगर हम ये देखें कि हम कोशिश करें कि हमें ये वक्त जो मिला है हम ये बैठ के बात कर सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरे ये है कि प्लीज़ हस्बैंड से भी गुजारिश है कि वो भी, आप ये फ्री टाइम नहीं है, ये लेज़ी टाइम नहीं है, ये रिलैक्सिंग टाइम बेशक है। उस रिलैक्सिंग टाइम में आप भी कुछ हेल्पिंग हैंड बन जाइए अपनी ख़वातीन जो घर में हैं मौजूद उनके साथ, चाहे वो आपकी वालदा हों, चाहे वो आपकी बहनें हों, चाहे वो आपकी वाइफ हों, आप उनके साथ सपोर्ट कीजिए और उनके साथ मिलके काम करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा जी। डॉक्टर अजरुद्दीन साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, कैसी हैं आप? मैं आई एम फाइन। डॉक्टर साहब, वो लोग जो कि रेगुलर फिजियोथेरेपी कराते थे आके, या जिनके अभी मसाइल थे, कोई ना कोई ट्रॉमा, स्पैज़म, मसला, वो अब फिजियोथेरेपी के लिए नहीं जा सकते हैं, तो क्या करें? घर में रह के क्या हो सकता है कि इस वक्त स्पैज़म्स और ये मसले तो अवॉइड करें, और अगर हैं तो हम क्या एक्सरसाइज और क्या ख्याल कर सकते हैं? पहली चीज़ तो ये कि रेस्ट वैसे ही चल रहा है, घर में रेस्ट करें। अगर किसी का स्पाज़म हो गया है तो रेस्ट करें और हैवी एक्टिविटीज़ करने से गुरेज करें। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा हैवी एक्टिविटीज़ ना करें, छोटे छोटे काम करें, बच्चों के साथ अपना टाइम एक्सपेंड करें। और अच्छा, ये जो सो के लोग उठते हैं सुबह और कमर में दर्द,
गर्दन में खिंचाव, टांगों में दर्द, ये क्या है? पॉसिबिलिटी है कि मैट्रेस की वजह से हो, कि मैट्रेस को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है या बहुत अच्छा मैट्रेस बहुत टाइम नहीं से आपका है। क्या मतलब है? वो तो कहते हैं लाइफ टाइम गारंटीज होती हैं, तो वो मैडम सही ये नहीं तो है? बहुत सारी कंपनीज कह रही हैं, अब क्या क्या बता सकते हैं इस बारे में। अच्छा, आपको लगता है कि मैट्रेस लाइफ टाइम के लिए नहीं है? नहीं पॉसिबल नहीं है ऐसा। कितने साल? बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कह रही हैं कि 10 to 12 ईयर्स हैं, जबकि वो 6 और 5 ईयर बहुत मुश्किल से 4-5 साल चलते हैं। अच्छा, एक मैट्रेस का असूल ये है कि हर 3 महीने बाद अगर ये ऐसे आपके बिछा हुआ है, आपने इसको इस तरह करना है, फिर 3 महीने के बाद आपने इसको उल्टा देना है, उसकी फिर positions उसके change बाद करते ऐसे करना है। 3-3 महीने की साइकिल है और उस पर कहीं डेट मैट्रेस के पास ही कहीं लिख दें, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने मैट्रेस, क्योंकि वो नीचे चला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही मैडम। मेरा पिछले दिनों वही, मुझे 3 महीने वाला ख्याल नहीं रहा और मुझे लगा कि मेरी गर्दन में दर्द ज़्यादा हो रहा है, मैंने घुमा दिया अपना मैट्रेस, तो इट्स फाइन नाउ। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मैट्रेस का मुझे बताएं, टाइप्स ऑफ मैट्रेस क्या होते हैं और क्या फ़ायदा है, डिफरेंट मैट्रेस का क्या रोल है? बहुत सारे किस्म के मैट्रेस आते हैं, स्प्रिंग मैट्रेस है और टोटली कॉटन के बने हुए होते हैं। तो इसमें ये है कि स्प्रिंग क्या, मेमोरी फोम क्या, और वो दूसरा क्या होता है, और क्या होता है मैट्रेस? मैडम बहुत सारे नाम से आ रहे हैं। नहीं, टाइप्स ऑफ मैट्रेस, ये Type स्प्रिंग of का क्या mattress। फ़र्क है, मेमोरी वाले का क्या है, कौन सा मैट्रेस अच्छा होता है बैक के लिए? बस मैट्रेस ये है कि बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट हो, बहुत ज़्यादा ना हार्ड हो, और हाइट उसकी बस नॉर्मल हो। नॉर्मल से आपका क्या? नॉर्मल से ये है कि उसकी जो हाइट है इंचेस में 18 हो, 18 इंचेस टू 16 इंचेस सही। कंफर्टेबल हो। और जैसे कि आपने बताया कि उसकी पोजीशंस आपने बार बार वेरी करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है, उसको आप उसको चेंज करते रहें और अपना जब आपने लिया है उसको चेक कर लें कि आपने कब लिया है, और उसको फिर कोशिश करें कि जल्दी चेंज कर लें अगर पॉसिबल है आपके पास तो। ठीक है, तो जो लोग, मैंने जैसा कहा कि उठते हैं सुबह स्टिफ नेक के साथ और अकड़े हुए जिस्म के साथ, क्या एक्सरसाइज तो ये करें? नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी प्लो की वजह से हो सकती है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई प्लो यूज़ कर लिया हो, जिसकी वजह से नेक का स्पाज़म हो गया हो। तो इसमें यह है कि ये जो नेक का स्पाज़म होता है ये कम से कम 2 दिन तो रहता है। टाइटनेस की वजह से जो स्पाज़म हो रहा है ये 2 दिन कम से कम चलता है। तो इसके लिए बेस्ट हल ये है कि आप इसकी आइसिंग कर लें। और अच्छा, लोग हीट कंप्रेस काफ़ी यूज़ करते हैं कि जी हीटिंग एक्चुअली यूज़ होती है क्रोनिक कंडीशंस के अंदर। जो आपका ये सडन अचानक से जो एक्यूट कंडीशंस कहलाती हैं, इसके अंदर अगर हम आइसिंग करेंगे तो इसका डबल फंक्शन होता है, ड्यूल एक्शन होता है। एक तो ये कि वेजो कंस्ट्रक्शन करा रहा होता है, फिर ये वेजो डायलिटेशन करा रहा होता है, तो इससे आपका डबल फंक्शन मिल जाता है। हीट भी आपकी ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर रही होती है, लेकिन हीट क्या करती है, सिर्फ आपकी वेजो डायलिटेशन करा रही सर होती है। 99.9% लोग हीट करते हैं। जब बैक में असल उनकी में- दर्द होती है, मैं खुद हैरान होगी कि जब मैं इस दफ़ा फिजियोथेरेपी के लिए की, उन्होंने मेरे लिए आइस यूज़ की। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने कहा आइस क्यों? कहती है आपकी इन्फ्लेम्ड है बैक। मैंने कहा बिल्कुल इन्फ्लेम्ड है, लगता है कि जैसे आग लग रही है, तो आप हीट क्यों दे रही हैं उसको? आप तो उसको और हीट दे रही हैं। आपको बिल्कुल आइस ऐसे ही है, कंप्रेस मैडम, चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही आपको आइस पैड्स चाहिए, तो वो तो मैंने अपने फ्रीजर में ला के रख दी हैं और वो मेरे लिए वाकई बड़े आइस effective बैग जो है फिर ये हमारे अपने नॉर्मल रूटीन हर घर के अंदर होना चाहिए मेरे हिसाब चाहिए, से, और महंगा भी ताकि नहीं ये है कि सडन कोई एक्यूट इंजरी है, कहीं आपके चोट लग गई है किसी भी वजह से XYZ, तो फिर आप उसमें ये है कि क्योंकि जहाँ पर भी आपकी कोई एक्सीडेंटल या कोई भी चोट लगती है तो वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी साइंस आ जाते हैं, तो आपकी स्वेलिंग को कम कर रहा होता है आइसिंग। तो ये है कि अगर आइस बैग आपके घर के अंदर मौजूद है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और उससे आपका क्या होगा, आपका दर्द थोड़ा सा मिनिमाइज़ हो जाएगा। पहले ये है कि आपकी फंक्शनल जो लिमिटेशन हो रही है वो जो आपकी स्वेलिंग या एडिमा क्रिएट हुआ है उसकी वजह से ज़्यादा हो रही है। अगर आप पहले उस एडिमा को कम करने की तरफ जाएंगे तो आपका जो आधा सा दर्द है वो बेहतर हो जाएगा, आपका जो स्पाज़म है स्पाज़म को कम करती है। तो जब और एक फंक्शन ये है जो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि वेजो कंस्ट्रक्शन एंड वेजो डायलिटेशन करवा रहा होता है, दोनों इसके फंक्शन है आइसिंग के। तो उससे क्या होता है, वहाँ की जो जैसे कि आपने बताया नेक स्टिफ हो गई है, वहाँ स्पाज़म हो गया है, तो वहाँ पर पहले ये वेजो कंस्ट्रक्शन कराएगा फिर वेजो डायलिटेशन करवाएगा, तो वहाँ का ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा। ब्लड फ्लो बेहतर होने की वजह से आपका स्पाज़म जो है वो बेहतर हो जाएगा। कोई एक्सरसाइज बता देना डॉक्टर साहब सुबह उठ के कि जो स्टिफ नेक को जो है ऐसे सही करे। पर्टिकुलर है नहीं ना कोई, मतलब अच्छा। कि स्पेसिफिक अगर आप नहीं बता सकते, वरना तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि आपको बता रहे होते हैं, लेकिन हर एक्सरसाइज हर बंदे के लिए नहीं है। जिस तरीके से हर मेडिसिन हर बंदे के लिए नहीं है कि अगर आप जाएंगे तो एक ही चीज़ है बुखार के लिए, तो फिर वो सिचुएशन और कंडीशन और एज के हिसाब से वो अलग अलग बता रहे होते हैं डॉक्टर्स कि आपने ये मेडिसिन आपके लिए, मेडिसिन आपके लिए। तो हर इंडिविजुअल, अब जनरली अगर मैं बता दूं आपके, क्योंकि नेक के अंदर बहुत सारे मसल्स हैं, स्कैलेनाइस,
स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड और मल्टीपल मसल्स हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपका कौन सा वाला मसल का स्पाज़म या स्ट्रेच ओवर स्ट्रेच हुआ है और आप बजाय उसके और किसी और को स्ट्रेच करा दें, तो आपका मसला बजाय ठीक होने के बढ़ सकता है। आपको लगता है कि बहुत सारे लोग गलत एक्सरसाइज भी कर रहे बिल्कुल होते ऐसे ही हैं? बिल्कुल ऐसे ही। या कोई गलत उनको अब वो exercise चैनल्स बता फॉलो दें। कर रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ गूगल इतना एडवांस हो गया है, उससे कुछ ना कुछ निकाल लिया है, तो ये हमारे यहाँ पर ज़्यादा मसले कर रहे होते हैं। कौन सी ज़्यादा आपको नजर आता है कि कोई एक बड़ी गलत एक्सरसाइज है जो लोग अक्सर करते हैं और शिकायत आती है? बैक के लिए बहुत ज़्यादा गलत कर रहे होते हैं। वो कोई चैनल फॉलो कर लिया है और उसको देख रहे होते हैं, पता चला वो है किसी और के लिए, और वो कहते हैं जी ओवरऑल सबके लिए, वो आप उसको फॉलो करके कंटिन्यूस कर रहे होते हैं, बजाय आपका मसला ठीक होने के उल्टा वो ख़राब हो जाता है। सही। तो और बाकी ये कि फिजियोथेरेपी कितनी रेगुलर करवानी चाहिए स्पैज़म में, कितने दिन? स्पाज़म तो अगर आप कुछ ना भी करेंगे तो 2 से 3 दिन के अंदर वो ख़त्म हो जाता है। इसमें आप सिर्फ अपना आइसिंग करें, मेडिकेशन भी होनी मेडिकेशन चाहिए? आप इसमें मसल रिलैक्सेंट ले सकते हैं। अच्छा, मसल रिलैक्सेंट। व्हाट अबाउट इंजेक्शंस के मैं देखा न्यूरोबियन बड़ा लेते हैं, वॉरेन डॉक्टर्स बड़ा अगर बहुत सीवियर दर्द है तो फिर आपको फिर लेना पड़ेगा। न्यूरोबियन क्या करता है? न्यूरोबियन बेसिकली ये मल्टीविटामिन है। अच्छा, वो क्यों लगाते हैं? और उसको लगाने पे जो चीख निकलती है ना, हा चीखों वाला है। मैंने हफ्ता लगवाया था। आपने आईवी कराया था, क्या कराया था? नहीं, वो बस लगा दिया, अच्छा, इंजेक्शन के तौर पे ठीक, लगाया, लेकिन मतलब एक रेडी हो जाए आपके बस खौफनाक, आपको जो वो ना फिर तकलीफ आपको 10 फिर सेकंड की होने वाली है, इंजेक्ट बहुत फोबिया होगा painful है। फिर आपको। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं न्यूरोबियन का? कोई प्यारा सा मेडिसिन injection? आती हैं। मेडिसिन भी उतना ही काम करेगी जितना इंजेक्शन करता है? बस ये है कि वो रूट आपका, क्योंकि एक अगर हम आईवी करें तो डायरेक्टली ब्लड के अंदर, सिर्फ वो जल्दी और देर से पहुंचने की बात है कि आपकी बॉडी को थोड़ा सा जल्दी मिल जाएगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से पहुंच जाए, लेकिन ये कि चीखे तो ना निकाले ना मेरी। तो अच्छा, न्यूरोबियन इंजेक्शन बहुत ज़्यादा दिया जाता है जब फिजियोथेरेपी में या जब स्पैज़म में आते हैं लोग, तो देते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। वो करता क्या है मुझे कोई आज तक सही तरह नहीं समझा पाया। नहीं, विटामिन ए क्या करेगा? वो नहीं, वो स्पाज़म्स के लिए तो मेरा ख्याल यूज़ नहीं हो रहा होता है। वो सिर्फ आपके मल्टीविटामिन है और आपको बॉडी को एंटायरली स्ट्रॉन्ग करने के लिए होगा। लेकिन ये पेन किलर अगर आप कहें, जैसे आपने बताया वोरेन वगैरह लगा रहे होते हैं, तो ये के लिए देते हैं ड्यूरिंग स्पैज़म के, जिससे ज़रा फ़ायदा होगा, जो मुझे मेरे डॉक्टर ने दिया जी। 7 दिन की चीखें। अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर साहब, ये जो स्ट्रेस है उसके साथ भी ऐसी दर्दें शुरू हो जाती हैं, स्पैज़म पड़ जाते हैं, उसका भी कोई कनेक्शन है? कि आजकल कुछ लोगों को ना पुरानी बचपन की दर्दें वापस आ गई हैं, पुराने जख्म ताज़ा हो गए हैं? लाजमी है। जब भी हमें स्ट्रेस होती है या एंजाइटी होती है, वो हमें बॉडी बीपर्स देना शुरू करती है। सबसे पहले हमें बॉडी पेन्स और एक्स होना शुरू होते हैं, हमारी डाइट पैटर्न बदल जाते हैं, हमारी स्लीप पैटर्न बदल जाती है, हमें दर्दें शुरू हो जाती हैं, ना भी हो तो महसूस होती हैं। हमें एंजाइटी के साथ जो है वो पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है, हम कांपना शुरू हो जाते हैं, हमारी थंपिंग शुरू हो जाती है, हार्ट थंपिंग शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ रिलेटेड हैं, रेलिवेंट हैं। तो इसी वजह से अगर हम चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें, देखिए स्ट्रेस को आप भाग नहीं सकते, फरार नहीं कर सकते, वो वहीं खड़ी होती है। स्ट्रेस से आप किस तरह से आंखें छुपा के रहेंगे? आपको मिलना है। मेरा एक फेवरेट जुमला है, मीट द स्ट्रेस एंड ग्रीट द स्ट्रेस। मिलिए, उससे पूछिए कि भाई क्या मसला है तुम्हें, ज़रा मेरे साथ क्यों हो तुम, तो उससे ज़रा सब पूछ लीजिए, वो आपको सारी चीज़ें बता देगी कि यूँ हूँ मैं आपके साथ। फिर अगर हम उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो वो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हम डिनाइल में रहेंगे तो ये सारे मसाइल होते रहेंगे, और इस वजह से फिर हमें इंडाइजेशन भी होगा, इस वजह से हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगे, स्किन के एक्जिमास भी होंगे, इवन कैंसर तक हो सकता है। तो ये देखिए उन हालात में कि जब आपको हॉस्पिटल बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए किसी और मसले के लिए, किसी भी इमरजेंसी के लिए, तो अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है आप अपने हेल्थ और अपनी माइंड हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रखें। स्ट्रेस को, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इजीली सेड देन डन, लेकिन करना पड़ेगा। कॉन्शियसली अपने आप को पॉजिटिव रखें, और वही पॉजिटिव जो एनर्जी है वो बच्चों तक भी जाएगी। बल्कि बच्चों को देख के इतना अच्छा लगता है, खुश रहें यार, ये चिड़चिड़ापन वगैरह ये अपने ऊपर तारी मत होने दें। जहाँ हम फाइट कर रहे हैं इस वायरस से, वहीं फाइट करना है हमें इस वक्त बहुत ज़रूरी है। हमारा दूसरा दुश्मन डिप्रेशन। नादिया, अगर एक थोड़ी सी बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँ तो आप उसको, असल इशू ये है कि अगर हम ये देखें कि अगर ये मेरे पास सब कुछ ना होता, ये बच्चे नहीं होते, ये हस्बैंड नहीं होता, या ये वाइफ नहीं होती, ये माँ नहीं होती, ये अगर सिर्फ हम वो लम्हा सोच लें तो मेरा ख्याल है हमें रियलाइजेशन आ जाएगी कि हमें ब्लेसिंग है,
एज कम्पेयर टू ये हमारे लिए वेरी प्रॉब्लम। ट्रू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच। लेते हैं ब्रेक के बाद मेरी फ्रेंड साइमा कुरैशी यहाँ आ गई हैं, जिनके बारे में पहले आपको मैं बता रही थी, और बहुत सारी गपशप मज़ेदार बातें उनसे होंगी और आपकी लाइव कॉल्स भी। कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मेरी बहुत प्यारी सी सहेली जिसके साथ मैंने काम भी किया, बड़ा मज़ेदार प्रोजेक्ट एक किया, वो जब जिन दिनों में हमारे ऊपर ना वो तारी हो गए थे बिंदी वाले ड्रामे, और जिसमें वो वाले फ्रेम्स होते थे, और हम कहते थे यार ये क्या, हम क्यों इंस्पायर हो गए हैं दूसरे मुल्क के ड्रामे, क्यों हम कॉपी कर रहे हैं। वो जो एक गंदा दौर आया था हमारी इंडस्ट्री पे, उस पर हमने एक ऐसा ही गंदा सा ड्रामा किया था मैंने, और इसमें साइमा कुरैशी भी थी, लेकिन हमने इंजॉय बहुत किया उसमें। आकिफ इलियास उसमें मेकअप आर्टिस्ट, और हमारे साथ आयशा गुल भी थी। हमने दुबई और कराची दोनों जगह शूट किया, बहुत इंजॉय किया। लेकिन वो जो साइमा की साड़ियाँ, बिंदियाँ और सेट सोने के जो थे ना हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लॉन्ग टाइम। आई नो, लॉन्ग टाइम। हाँ, तुम्हें तो ना सज़ा मिलनी चाहिए। अब और कितनी दोगी? सज़ा इसलिए मिलनी चाहिए कि एक आर्टिस्ट को जब कोई बंद कर दे, ठीक है ना, एक कुछ सालों के लिए गायब हो जाए, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आप कौम का सरमाया है, और आपने खुद को 13 साल जो है स्क्रीन से दूर कर लिया। क्यों, ये क्या बात है, इतनी देर क्यों, कहाँ गायब रही? बस बच्चे बड़े कर रही थी, फैमिली को टाइम दिया, तो इसी में वक्त का पता ही नहीं चला कैसे वक्त गुजर गया। नहीं, मेरा ख्याल है तुम्हें किसी ने फ्रीज कर दिया था, क्योंकि तुम 13 साल के बाद भी इतना तुम में चेंज नहीं आया। पक्की बात है, फ्रीजर में तो नहीं किसी ने रख दिया? ये कॉम्प्लीमेंट के ये कॉम्प्लीमेंट है आ, ऑनेस्टली। मम्मी रिटर्न्स। तुम्हारे ख्याल से मुझ में चेंज आ सकता है? नहीं, तुम नहीं यार, 13 साल में अच्छा खासा 4-5 रिंकल आ जाते हैं, कुछ चेंज हो जाता है, वेट चेंज हो जाता है। यू आर सो फिट, सो प्रिटी, रिंकल लेस, thank you. नथिंग। क्या वजह? वजह कुछ नहीं, बस अपने पे ध्यान देना शुरू कर दिया है, और एक्सरसाइजेज और खुश रहना शुरू कर दिया है। कर दिया, पहले नहीं कर रही थी? पहले भी करी थी, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें मैं मसरूफ़ इतनी ज़्यादा थी कि अपने आप को देने के लिए कुछ टाइम ही नहीं था। मैं शो पे 2 दफ़ा छींकती हूँ, या वो टाइम आ गया नहीं, इसलिए मैं जल्दी से छींकना मास्क मारना, पहन। आई नो मैंने फ़ौरन मास्क पहन लिया, लेकिन ज़रूर मुझे जो है ना शो पे 1-2 छींके आती हैं। ओके, तो आई एम गोना वेयर दिस मास्क नाउ। तो हाँ, क्या बात हो रही थी कि तुम लेकिन अभी कुछ अपना ख्याल रखना शुरू किया है, और 13 साल में वेट गेन हुआ, चीज़ें एग्जैक्टली, कि बच्चे छोटे थे, फिर मैंने भी वेट पुट ऑन कर लिया था। सीरियसली? हाँ, जब हमने कोई तो किया था उस वक्त मैं ठीक ठाक चबी थी नादिया, तुम शायद भूल रही हो। नहीं, कोई चबी नहीं थी तुम। अब मैंने बहुत वेट कम किया है। कैसे, कितना वेट कम किया? काफ़ी कम किया है यार, ये तो मैंने नहीं देखा कि कितना, लेकिन वही डाइट कंट्रोल और जिम, इस चीज़ में ज़्यादा हूँ अब मैं। तो शायद तुम में और मैं फ्रेश लग रही हूँ। बहुत अच्छा। तो क्या खाती हो, कितना एक्सरसाइज करती हो, सब पता है, मेरा फेवरेट टॉपिक है। खाना वही जो डाइट है, मैं अपने तौर पे डाइट करती हूँ, वही ब्राउन ब्रेड और चीनी वीनी नहीं, और मीठा शीठा नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, और जिम ने मुझे बहुत हेल्प किया है। हाँ, बहुत ज़्यादा हेल्प। अपने आप को टाइम देना, ये भी है ना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, अपने आप को टाइम देना। अच्छा, 13 साल के ब्रेक के बाद वापस जब आप एक शोबिस की जालिम दुनिया में आते हैं, तो क्या डिफरेंस लगा तुम्हें? सबसे पहले तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि शोबिस वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमारे दौर में जितने लोग थे वो चले गए थे, जो हमने जिन लोगों के साथ काम किया अब वो है नहीं, बहुत सारे लोग नहीं हैं। लेकिन मैं बहुत लकी हूँ मेरा ख्याल से माशाल्लाह, कि मुझे जब मैं वापस आई हूँ तो मुझे लोगों ने बहुत अच्छा वेलकम किया, बल्कि शायद पहले से ज़्यादा काम कर रही हूँ मैं। हाँ, माशाल्लाह। आई यू हैप्पी जिस तरह के ड्रामे जैसे Of course I am रोज? happy. आई थिंक सबसे गंदा टाइम तो हम गुजार चुके हैं। सबसे गंदा ड्रामा हम कर चुके हैं। बस वो एक टाइम की बात है, लेकिन जब हमने किया था तब हमने बहुत एंजॉय किया हमने एंजॉय किया था, लेकिन उस स्टोरी को देखिए मैं आज हैरान। वो एक टाइम चल रहा था ना कि हाँ। बहुत ही वो सास उस बहू वक्त और लोग वो चीज़ पसंद वहम कर रहे वाला। थे, तो हम भी वैम बन गए थे।
तो वो वैम्प जो है वो काफ़ी लोगों को पसंद आया, लेकिन अब ऑब्वियसली अगर कोई कहे तो अब वो चीज़ दोबारा नहीं हो सकती। लेकिन आपको डिफरेंस क्या लग रहा है कि अब किस तरह के ड्रामे बन रहे हैं? चेंज क्या तुम्हें लगा है एज अ Scripts पे बहुत काम हो रहा है। कि क्या बदला है अभी इंडस्ट्री में? स्क्रिप्ट पे बहुत काम हो रहा है, हमारी स्टोरीज बहुत अच्छी हो गई हैं और मेरे ख्याल से पहले से बहुत बेहतर काम हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं और बहुत अच्छी अच्छी शक्लों के आ गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लड़के लड़कियां आ गए हैं और अच्छा, मुझे अच्छा गुड बहुत अच्छा चेंज हुआ है। अच्छा, ये अभी चीफ ड्रामे में तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसे रहा वंडरफुल है? उसमें एक इनकी लाइन मुझे साइमा की, मैं पता नहीं कोई काम कर रही है फिर मैंने देखा इसने बोला, मैं इतना हंसी, ना हूँ है ना हाँ है, ना हूँ है ना हाँ है। मुझे बहुत ये जुमला कितना प्यारा है, किस तरह मुझे बोल के बताओ। जिस तरह ये अपने वो मियाँ कुछ बोल नहीं रहे होते खामोश, और ये पूछे जा रही है, उनसे पूछे जा रही है, जवाब नहीं मिल रहा तो कह रही ना हूँ है ना हाँ है। ये क्या था, कैसे ना हूँ है ना हाँ है ये ऐसे बोलना है किसने बताया? खुद ही यार। एक्चुअली मैं बताऊँ आपको कि स्क्रिप्ट पे हमने ज़्यादा काम नहीं किया क्योंकि मेरा कैरेक्टर बड़ा लाउड था नादिया उसमें, तो मुझे बहुत मार्जिन था अपने कैरेक्टर में। तो जब मैं स्क्रिप्ट पे काम मतलब स्क्रिप्ट समझ लेती थी कि क्या सीन है तो उस हिसाब से फिर मैं अपने तौर पे बात करती थी, वो मेरे लिए बड़ा एक नेचुरल निकल कर आता था, तो इसलिए लोगों ने शायद ज़्यादा पसंद किया। हाँ हाँ। क्या रिस्पांस था फिर जब लोग मिले? अब तो खैर सोशल मीडिया पे रिस्पांस आ जाता है सारा। हाँ। आर यू ऑन सोशल मीडिया, इंस्टा, फेसबुक, किस पे वो क्या कर रही हो वहाँ? बस कुछ कितनी कर active? खास कुछ कर, तुम्हें पता तो है मुझे शुरू से इंस्टा और ये चीज़ें करनी आती नहीं है, लेकिन बस सीख ली हैं। हाँ, तो तो बस क्या कितना हद तक उस पे एक्टिव हो, क्या करती हो ज्यादा से इतनी ज्यादा? ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि रोज़ पोस्ट करूँ पिक्चर। हाँ। बड़ा मुश्किल काम है यार वो पोस्ट करना और वो स्टोरीज लगाना, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत मुश्किल हैं बिकॉज मैं इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कर रही हूँ। तो सोशल मीडिया बड़ा हेल्प करता है आपको। क्या लोग क्या कह रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस के बारे में? लोग शायद सोचते हैं कि मैं अपनी रियल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ, इतनी ही बिटर हूँ और इतनी ही ज़्यादा लाउड हूँ, एट टाइम्स हूँ भी, लेकिन इतनी नहीं हूँ यार। यू नो मी। ये वेरी स्वीट एंड अ वेरी डियर फ्रेंड। पक्के फ्रेंड होते हैं ना जो सदियों चलते हैं, वो वाली ये फ्रेंड है। अच्छा, जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव कमेंट्स ये आते हैं कि लोग बहुत पर्सनल ले लेते हैं, मतलब मार देने तक चले जाते हैं कि ये मर जाए बस, ये मरती भी नहीं है और इसको शर्म भी नहीं आती है, बहुत पर्सनल ले लेते हैं। आई थिंक मेरी वो जीत है शायद कि मैंने अपना कैरेक्टर इस तरह निभाया कि वो शायद मेरी जीत है कि मुझे इतना लोग नेगेटिव ले लेते हैं, इतना पर्सनल लेके मुझे लोग बुरा भला कहते हैं। अच्छा, आजकल फिर एक ड्रामा चल रहा है जिसमें अगेन आपका एक नेगेटिव कैरेक्टर है। जी। वो क्या? अब कितने नेगेटिव कैरेक्टर में तुम्हें लगता है कि यार मैं टाइप का स्टोरी हूँ, मुझे और नेगेटिव नहीं काम करना? दादिया, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना पॉजिटिव कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा किए हैं। एक टाइम था जब मैं पॉजिटिव कैरेक्टर करती थी तो लोग मुझसे कहते थे बस करो, कितना रोगी, तुम हर ड्रामे में रोती रहती हो। वो हर वक्त रोने पिटने वाले ड्रामे होते थे। लेकिन फिर अब कुछ टाइम के बाद मैंने सोचा कि फॉर अ चेंज नेगेटिव कैरेक्टर करना चाहिए। अच्छा, ये चेंज है? हाँ, ओह, तो वो नेगेटिव कैरेक्टर मैंने चेंज के लिए किया है, मैंने बहुत पॉजिटिव किया है। लेकिन अब हमारे यहाँ आपको पता तो है कि आप जो काम कर रहे होते हैं फिर वो उसके पीछे ही लग जाते हैं कि अगर ये नेगेटिव कर रही है तो उसको फिर नेगेटिव ही देते चले जाओ। मजा किस में आता है ज्यादा, रोने धोने में या सच बताओ तो negative? रुलाने में ज्यादा मजा आता है। रुलाने में? नेगेटिव कैरेक्टर्स में मुझे ज्यादा मजा आ रहा है। आप बहुत सारी चीजें हैं ना जो अपनी रियल लाइफ में बोल नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, वो मैं स्क्रीन पे कर जाती हूँ। जिससे भी बदला लेना, गुस्सा जाती लेना है, उसको सुनानी है वहाँ उस पे ड्रामे में। अच्छा, और ये न्यू कमर्स के साथ काम करना, नए जो एक्टर्स आए, किससे तुम्हें मिलके काम करके खुशी हुई, इम्प्रेस हुई? अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो मेरा कोई किसी के साथ बैड एक्सपीरियंस ना, कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं हुआ जिसके साथ मैं कहूँ कि हाँ यार नहीं, सब बहुत अच्छे हैं। इम्प्रेस किससे हुई, किसका काम बहुत अच्छा इकरा लगा? अजीज, है ना? आई रियली लाइक हर। किस प्रोजेक्ट में उनके साथ काम किया? उसका इनफैक्ट पहला डेब्यू जो ड्रामा था उसने मेरे साथ ही किया था, मैं नाम भूल रही हूँ। तो उसमें वो जब मैं उसके साथ काम किया तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम में तो बड़ी पोटेंशियल है यार, तुम तो बड़ा आगे जाओगी। हाँ। मुझे कहती सच में, आप सच कह रही हैं? मैंने कहा हाँ, तो माशाल्लाह अब आप देख लें कहाँ है। और लड़कों में? लड़कों में अभी नए लड़कों में सच मुझे अभी कोई ऐसा ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है। बाकी बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रही हूँ, लेकिन वो जो इकरा वाला चक्कर है वो अभी फ़िलहाल किसी लड़के के साथ नहीं है कि कोई मुझे ऐसा लगे।
लड़कों के साथ खास अभी impress ऐसा मैं नाम नहीं ले सकती, बाकी सारे बहुत अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी जिन ड्रामों में कम बैक के बाद काम किया, वो उनमें से कौन से बहुत अच्छे लगे, और कोई ऐसा भी ड्रामा होगा जो कहा ये मैंने क्या किया भाई? चीख चीख मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था नादिया, और मुझे नहीं पता था कि लोग इतना पसंद करेंगे चीख को ओवरऑल, और सारी कास्ट ने बहुत मेहनत की है। हर कैरेक्टर पसंद किया गया उसमें, ऐसा लग रहा था कि हर कैरेक्टर आपके इस ड्रामे में फिट है, कोई मिसफिट नहीं था। तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए कमबैक के बाद बहुत अच्छा। सवाल मेरे परफेक्ट कास्ट थी उसमें, कह सकते हैं कि उसी टीम के साथ मैंने ऐसी तन्हाई किया, तो वो दे आर वेरी डियर टू मी। और वो ऐसी टीम है कि जिनके साथ आप एक दफ़ा काम करें तो दिल चाहता है हर प्रोजेक्ट में आप उनके साथ काम करें। तो बाकी अच्छे क्रिएटिव लोग हों, मेहनत वाले हों, मज़ा आता है। क्योंकि हम लोग तो हमें इस तरह का काम, जब तक वो कुछ मेहनत करने वाला काम ना हो तो वो मज़ा नहीं आता ना। अब बैठे बैठे अब वो मूव्स के साथ सारे सीन्स होते थे, तो वो बहुत मज़ा आता था। मुझे एक टाइम के बाद मज़ा आया कि यार मैं कोई अच्छा काम कर रही हूँ। अच्छा, और क्या बेहतरी महसूस की मेकअप में, ड्रेसिंग मेकअप में? तो था ही नहीं मेरा रियलिस्टिक, मतलब ये देखो कि ड्रामा में अब वो कह रहे हैं कि जी आप रियल लगे। हाँ, अब आपको ज्यादा बन ठन के फजूल आने की जरूरत नहीं है। नहीं, और नादिया मैं ऐसे कैरेक्टर्स मैं कर नहीं सकती हूँ ना कि मेरे कैरेक्टर में मेकअप की जब जरूरत नहीं है, और मैं जब अपने आप को ऑन स्क्रीन देखूंगी तो मैं खुद बड़ी एम्बैरस हो जाऊंगी कि यार मतलब इसमें तो मेकअप की जरूरत ही नहीं थी, तो मैंने इतना मेकअप क्यों किया है। हाँ। तो वो बिल्कुल आप कैरेक्टर से ही निकल जाते हैं, तो इसमें तो मैंने मेकअप ही नहीं किया। अच्छा लगा फिर? बहुत अच्छा लगा। कितना मजा आया, मजा आया, सुकून था। मेकअप नहीं है और कपड़े भी कम थे, मतलब ये कि गरीब दिखाया ना तो बार बार चेंज नहीं करना है, वो एक ही कपड़े में 4-5 सीन हो गए, 6-7 सीन हो गए, इस तरह से। मैं तो उर्तुगुल में देख रही थी कि उसमें जो फीमेल कास्ट है इतना लेविश ड्रामा है, चाहे तो हर सीन में कपड़े चेंज करें, पूरे सीजन में औरतों के एक ही कपड़े, मर्दों के एक ही और कपड़े। फिर अगर स्टोरी इतनी अच्छी है और आपका मतलब हर चीज अगर इतना इंटरेस्टिंग है तो आपके कपड़ों पे तो ध्यान भी नहीं जाता। हाँ इतना कोई नोटिस नहीं करता आपके कपड़ों को। हाँ, सही बात है। लेकिन बस फिर भी एक ड्रेस जब आप आओ ना शूट पे, हाँ जी वही बार वो जो वाइट ड्रेस से ले आए वो वाइट ड्रेस पहनी है, फिर अगले दिन वो जो वाइट ड्रेस था फूलों वाला ले आए, मैं पतंग भी बड़ी हो जाती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा साइमा से अपने बारे में उनकी बात करते हैं। बच्चे कैसे हैं, कितने बड़े हैं, बात कर सकते हैं? तो सब बड़े बड़े हो बड़े बड़े कितने बड़े वो आप हमारा प्राइवेट मैटर बस है। बड़े बड़े हो गए हैं। हाँ, ये पर्सनल बात है कि इसीलिए तो आप वो जब बड़े हो गए हैं इसलिए तो अब मैं अपने आप को टाइम दे रही हूँ। लेकिन हमारा पहला बेटा बहुत छोटी एज में हुआ, यू वर वेरी यंग, तो Yes. इसलिए वो बनता है कि अगर वो 20s में है तो वो बात भी है, क्योंकि मामा बहुत छोटी थी उस वक्त जब शादी जाहिर हुई है ना। बहुत तो छोटी कैसा लगता है कि एक बेटा जब बड़े 20s में आते हैं तो कैसे लाइफ चेंज होती है? मैं ये कहूँगी कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अब मैं भी उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ। हम लोग आपस में बहुत कुछ शेयर करते हैं एंड आई एम हैप्पी। मैं ख्याल से मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ के लिए कि एटलीस्ट कम से कम अगर आपकी जल्दी शादी हो जाए, बच्चे साथ आपके बड़े हो जाएं तो, और एज डिफरेंस इतना ना हो ना, तो दोनों या आपका बेटा आपके साथ या आपकी बेटी आपके साथ शेयर करते हुए घबराती नहीं है, चीज़ें शेयर। और मेरे ख्याल से बच्चों को पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए, जो सबसे ज़रूरी है। फ्रेंड्स बाद में आने चाहिए, आपके पेरेंट्स ऐसे होने चाहिए कि आपने बच्चों के साथ आप उनके साथ वो सब कुछ शेयर करें जो वो करना चाहते अच्छा, बेटियों को पालना मुश्किल है या बेटों को? हैं। बेटों को है क्या, मुझे बताओ कैसे? वो हर तरह से मुश्किल किस है। एज तक टेंशन नहीं होती और उसके बाद सारी फिर मुश्किल जिंदगी। है? अभी तो 11-12 तक तो मुझे टेंशन नहीं है, उसके बाद का, क्योंकि मुझे टीनेज का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो अब जब बेटी टीनेज में आई है तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत मुश्किल टाइम है। लेकिन मैंने देखा है नादिया, आजकल जिनकी बेटियां हैं वो खुद भी कहती हैं कि आप बेटियों को भी बड़ा करना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल मुझे ऐसा लोगों ने, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने कहा है कि यार बेटियों को बड़ा करना बहुत मुश्किल है। मेरा तो खैर ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। हमारी बेटी नहीं, 3 बेटे। हाँ। मिस करती हो कि बेटी होनी चाहिए थी? बहुत। किस वक्त मिस करती हो, किन बातों पे कि हर मेरी बेटी वक्त। होती तो मेरा, और अभी तो बहुत अच्छा, ज्यादा आसानी है। बेटी की मुझे बहुत चाह है, मुझे बेटियां वैसे भी बहुत पसंद है। बेटी मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, और छोटा वाला जो था वो मैंने प्लान ही इसीलिए किया था कि बेटी हो जाएगी। लेकिन अल्लाह के काम है, कुछ कह नहीं सकती, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन बेटी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। मैं कहती हूँ जिनकी बेटियाँ हैं वो खुशनसीब माँ बाप हैं, क्योंकि बेटियों का जो एहसास है वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो अपने माँ बाप के साथ रहता है। लाइक आई सेड कि किस वक्त ज़्यादा महसूस होता है, किस मोमेंट पे कि बेटी होती तो मुझे मेरा कितना सहारा होता? अब ज़्यादा होता है कि अब जब मुझे बात करने के लिए कोई चाहिए होता है तो मैं सोचती हूँ मेरी बेटी होती तो बहुत मज़ा आता उससे बात करने का।
हाँ, उसके साथ शॉपिंग करने का। शॉपिंग करने का, कभी कभी उसके कपड़े पहनने का, कभी कभी अपने उसको देने का, और उस पर लड़ने का, मेरे जूते कहाँ हैं? हाँ। लेके आपने कमरे से फिर ले गई। बेटियां तो हर स्टेज पे आपको बेटियों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके ना कमरे से गायब होंगी। मुझे कभी मेरे क्लिप्स नहीं मिलते, मुझे मेरी सॉक्स का कुछ पता नहीं, मेरे जूते गायब हैं। तो बेटी है ना। हाँ, और ये कि हद है कि वापस रखना माँ के कमरे में वो चीज़। नहीं, ये तो तुम सोचना भी नहीं, ये तो मेरी बेटों से भी ना सख्त- सोचना कि जो चीज जहाँ से उठाई जाएगी वो वापस रखी जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं इस बात में तो कोड़े मारने चाहिए। है। वैसे मैं क्या भी करें? यही कहती हूँ। बेइज्जत डांट में जितना सकती थी डांट चुकी हूँ। हाँ। अच्छा, मेरा बेटा तो मैं इसको डांटती हूँ, हंसता है, कहता है मामा यू लुक वेरी क्यूट व्हेन यू गेट एंग्री। आप आजकल देखो, आजकल के बच्चों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे कितना भी शोर करें, वो करना उन्होंने वही है जो उनका दिल चाहता है। हाँ। तो वो कोई फर्क नहीं और पड़ता। मुझे एक बात बड़ी प्यारी लगी। मैं एक अपनी, जब मेरा बेटा छोटा था तो मैं किसी फ्रेंड के घर गई, उनका बेटा बड़ा था, तो वो घर आया, उसने आके अपनी माँ को यहाँ किस किया। मुझे इतना प्यारा लगा साइमा, वो इतना मुझे अच्छा लगा जेस्चर। मैं कहा अल्लाह करे मेरे बेटे बड़े हो ना, मुझे इधर यहाँ प्यार know, करें, करेंगे, ऐसा लगता है जैसे कोई क्यों बड़ा है आपका। हाँ। तो मैंने एक दिन ऐसी बात की अजान से, उसके आगे दिमाग में। अच्छा, अभी से प्रिपेयर कर रही अब हो। वो माशाल्लाह जो कमरे में आता है, ही किसेस मी। अच्छा, वेरी गुड। एंड आई लव इट। और प्लीज़ अपने बेटों को कहें कि आप सब अपनी थकन, गम, टेंशन भूल जाएंगे, अपने बेटे को कहें कि आपको यहाँ सर पे प्यार करें, यहाँ किस करें। वो फील ही कुछ और होती वो है। मतलब गले लगना, हाँ। वो और चीज़ है। लेकिन मैं देखा जैसे मेरे बेटे ने मुझे यहाँ प्यार किया ना, मैं रो पड़ी। मुझे लगा जैसे ये तो मेरा सहारा है, ही विल टेक केयर ऑफ मी। ही विल इंशाल्लाह। पक्की बात है ना। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। बट ये मैंने कहा कि बहुत प्यारी फील है, बहुत प्यारी फील है। आप कभी करके देखें, आपको वो सहारा मिलेगा जो शायद किसी को अपने बाप से ना मिला हो, या किसी को अपने भाई से ना मिला हो। वो शफकत आपको अपने शौहर से ना मिली हो। जब वो बेटा यहाँ प्यार करेगा, आपको बिल्कुल। लगेगा आपका ये है। विल टेक अ ब्रेक। क्या ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तेरी खांसी की बात इमोशनल याद आ गई। ब्रेक के बाद बात करें। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साइमा कुरैशी, द अमेजिंग एक्टर, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। माय वेरी डियर फ्रेंड, और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो रही है। हम खुद कुछ सालों बाद मिले हैं, तो इसलिए ब्रेक में भी हमारे चल रहा था सेशन गप्पों का, बातों का, और अभी हम फिर लाइव आपके सामने आ रहे हैं। जो भी हमारा है ना, खुल के बात करेंगे प्लीज़, हम लोग छुपाते कुछ नहीं होगी। ये भी बहुत माशाल्लाह खुले डुली बोल्ड बात करती हैं, आराम से, बगैर किसी डर के। और मुझे तो आप जानते ही हैं नाम तो सुना होगा। और हैप्पी बर्थडे जब भी हो। और मेरी इस सालगिरह, मेरी बेटी की सालगिरह, हाय हाय हाय, इन महीनों में वेरी सैड। जिनके जो भी एनिवर्सरी, सालगिरह, सेलिब्रेशंस हैं, बड़ी सादगी से इस दफ़ा होगा। एक तो ये लाइव कॉल करके आप साइमा से बात कर सकते हैं। साइमा, अगर बात करें औरत के अंदर स्ट्रेंथ, औरत को अपनी स्ट्रेंथ का पता कब चलता है, वो मुश्किल हालात में भी कैसे बाहर आए और फाइट करे, और स्ट्रेस, डिप्रेशन को अपने से दूर रखे। मुश्किलात सबको आती हैं, लेकिन कुछ बहुत अच्छी तरह डील करते हैं साइमा की तरह। साइमा, तुम्हारा लाइफ में, तुम्हारी लाइफ लाइन क्या रही है और क्या सीखा ज़िंदगी में? मेरी लाइफ में तो खैर शुक्र अल्लाह का। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कोई नाशुक्री करूँगी। शायद मैं अगर अपने से नीचे लोगों को देखूँ तो लोग मुझसे भी ज़्यादा, उन्होंने टफ़ टाइम देखा है। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है मेरी लाइफ में भी बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए हैं, और मैंने उनको बहुत अच्छे तरीके से देखा। वक्त तो ज़ाहिर है जब मुश्किल आता है तो सबके लिए मुश्किल ही होता है, और वो परेशान ही होते हैं। लेकिन बात ये है कि उस चीज़ से गुज़र जाना, वहाँ रह नहीं जाना चाहिए। बस ठीक है, हो गया, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और तुम्हारी तो फैमिली सपोर्ट भी बड़ी कम रही, बहन भाई नहीं, हाँ। मतलब बहुत हाँ। कम लोग हैं तुम्हारी लाइफ हाँ, मेरी ज़िंदगी में जितने लोग होने चाहिए थे वो हैं नहीं। जैसे वालिद साहब नहीं हैं, बहन भाई नहीं हैं, तो मैं अकेली हूँ। ज़रा वो मुश्किल हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था। तो ऐसे में क्या दोस्त काम आए? दोस्त बहुत ज़्यादा या दोस्त भी कम है? नहीं, दोस्त, जब भी मुझे दोस्तों की ज़रूरत पड़ी, दोस्त मेरे हमेशा काम आए नादिया।
लेकिन मैंने अकेले जो है बहुत जगहों पे स्टैंड लिया और मेरे अल्लाह ने मेरा बहुत साथ दिया, तो शायद मैं अकेली काफ़ी थी। अच्छा, जब आप अपनी लोएस्ट होते हैं लाइफ में, जब आपको लगता है कि बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म, या वो किसी का धोखा हो सकता है या वो आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कभी जब लोएस्ट तुम अपनी लाइफ में थी, मैं जानना चाहूँ तब तुम निकली कैसे? मुझे उसमें नहीं इतना इंपॉर्टेंट लगता कि क्या हुआ क्या, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि जब लाइफ में ऐसे आते हैं फेजेस, निकले कैसे? अरे शुजा हैदर का फ़ोन से उनसे हम बात करते हैं, मैंने कहा बीच में ना शो के ज़रा सेलिब्रिटी से भी बात करें। शुजा, अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हैं आइसोलेशन में? क्या हाल? मैं ठीक हूँ। आप तो घर में बंद हैं, आपका म्यूजिक क्या वो भी बंद है? नहीं, म्यूजिक तो चल रहा है, म्यूजिक तो बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हमें मजे मजे के आइडियाज आना शुरू हो गए। बड़ा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव इन द सेंस कि अच्छा घर में बैठ के थोड़ा सा और भी प्रोडक्टिविटी काम को लेके बढ़ गई। अच्छा शुजा, इन दिनों में काफ़ी लोगों की ना क्रिएटिविटी, मैं भी रोज़ 10 वीडियोस के आइडिया सोचती हूँ और बनाती एक भी नहीं। तो मुझे ये बताओ, आपका भी कुछ लग रहा है आपको कि क्रिएटिव ब्लॉक सा कुछ आ गया है या आ रहे हैं आइडियाज? हाँ बिल्कुल, देखिए क्रिएटिव ब्लॉक तो मेरे ख्याल में सिर्फ इन दिनों में नहीं, वैसे भी आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। सडनली यू हैव दिस थिंक, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसमें यह है कि मुझे तो मेलोडीज आ रही हैं दिमाग में और मैं तो लिख भी रहा हूँ, गाने भी लिख रहा हूँ, बना भी रहा हूँ। एक दो मैंने भी एक लाइव वर्जन मैंने अनप्लग वर्जन अलिफ का मैंने वो पोस्ट किया है। देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट आई एम वर्किंग ऑलरेडी वर्किंग ऑन, तो हो तो काम तो चल रहा है। अच्छा, शो पे आके जरा थोड़े से गाने तो सुनाओ ना शुजा, मैं बहुत डिप्रेस हूँ। हाँ प्लीज। तो मुझे तो बहुत खुशी खुशी वाले गाने गाने पड़ेंगे। हाँ, और मुझसे आपने वादा किया था कि आप मेरे वो 2-3 गाने बनाएंगे, नर्सरी राइम्स। मैंने कहा छोटे बच्चों पे मैंने गाने बनाए हैं। ताबिलियां मेरा प्लीज बिल्कुल बिल्कुल यार, एनी टाइम। ताबिलियां एल्बम का नाम होगा, ताबिलियां। प्लीज प्लीज शुजा, और कोई नई धुन आई है, कोई सुना दो कुछ। क्या आ रहा है जहन में, कुछ आ रहा है? यार क्या अभी मैं रमजान की उस पे करना चाह रहा हूँ, उस पे काम कर रहे हैं, तो उसकी मेलोडी कुछ ऐसी है। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। सो इट्स लाइक अभी इसका एक पूरा बना रहा हूँ, इसका रमजान के लिए बना रहे हैं और टाइम भी है और कुछ थोड़ा सा इधर से भी इंस्पिरेशन ले रहे हैं माशाल्लाह। अभी करंटली आई एम वर्किंग ऑन दिस वन। अच्छा, और मिस क्या कर रहे हैं इन दिनों में, बाहर की क्या चीज मिस कर रहे हैं? नादिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, काम ऐसा है कि हम लोग पहले भी आइसोलेशन में ही थे। यू नो, हमारा काम तो है ही ऐसा, स्टूडियो में बंद होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, तो मुझे उतना फर्क नहीं लगा है। लेकिन हाँ, जाहिर बात है, एक टेंशन है, एक वबा फैली हुई है, लोग परेशान है, सब चीजें बंद है। अब उसको जितना दिमाग पे लेंगे तो उतना ही परेशानी बढ़ती रहेगी। तो मैं थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट कर लेता हूँ, लाइक पिक अप माय गिटार एंड स्टार्ट मेकिंग म्यूजिक। थैंक यू सो मच शुजा, बहुत शुक्रिया। जल्दी मैं आपको देखना चाह रही हूँ हमारे शो पे, गाने हो जाएंगे फड़कते हुए, ठीक है ना? प्लीज आप आए शो पे, आपका म्यूजिक, आपका गाने, आपकी आवाज, इंशाल्लाह बहुत जल्द। थैंक यू। हाँ तो फिर मैं तुमसे इतनी सीरियस बात की और ऊपर से फिर ये अच्छा ये भी होना चाहिए, चेंज हो सीरियस हो जाएगा वरना। हाँ तो फिर अपने आप को चेयर अप किससे करती हो? चलो छोड़ो, बताओ डीप में बाहर कैसे है, नहीं छोड़ो, बस निकल ही आती हूँ यार। मेरे अल्लाह ने हमेशा मेरा बड़ा साथ दिया है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता था मुझे कि मैं शायद अब बस गई और अब मैं गई। क्या मतलब गई? कभी कभी ऐसा होता था, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती थी, मुझे लगता था शायद अब मैं वापस नहीं आ सकती अपनी लाइफ में वापस। ऐसी बहुत सारी हालात मेरे ऐसे हुए बीच में, लेकिन अल्लाह बड़ी ज़ात है यार। अल्लाह से ताल्लुकात अच्छे रहे ना तो फिर आपके सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं। कितने दिन रह सकती हो डिप्रेशन में? कितने दिन? 3 दिन बस। लेकिन 3 दिन में बहुत सारे घंटे होते हैं, बहुत लंबी रात होती है, बहुत होता है। और फिर चौथे दिन क्या होता है? नहाए धोए, बाल कर्ल किए, हाँ, बिल्कुल मेकअप शेप किया, ब्लो ड्राई किया, बिल्कुल एक बिल्कुल नई होती हूँ उस वक्त। फिर वो 3 दिन बहुत होते हैं मेरे लिए। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं और उसमें लड़कियों का यही होता है, नादिया ऐसा ये ट्रेजेडी हुई, वही हम वापस कैसे हैं, हम इससे निकलें कैसे? और ये खुद के हाथ में होता है। आपकी खुशी, ये इन प्रॉब्लम से निकलना, ये सब आपके हाथ में है। लोग आपको मशवरे देके चले जाएंगे, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, देखो ऐसे करो फिर ऐसे हो जाएगा। नहीं, ये आपको खुद सोचना है कि आपने बाहर कैसे आना है। और जब तक आप खुद अपनी मदद नहीं करेंगे, आप खुद अपने दोस्त नहीं बनेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी लाइफ और डिफिकल्ट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये सब कुछ आपके हाथ में है।
बिल्कुल सही। अच्छा, जब एक तो वैसे डिप्रेशन चीज़ें, आप लोगों से डिसअपॉइंटमेंट, जब फाइनेंशियल मुश्किल आए, कभी ऐसा हुआ कि फाइनेंशियली दफ़ा, भी हुआ, बहुत इनकम आपको लगा हो कि यार मेरे खर्चे कैसे पूरे होंगे? बिल्कुल नॉर्मल बात है ये तो। ये नॉर्मल। फिर तब क्या करती हो? कुछ नहीं करती, क्या करूंगी, बैठ जाती हूँ चुप करके, फिर सोचती हूँ, टेंशन, फिर अल्लाह से बातें करती हूँ बहुत सारी, वैसे भी करती हूँ। तो अल्लाह कहीं ना कहीं से जरिया बना देता है, ऐसी ऐसी जगहों से बनाता है कि पता मुझे यकीन ही नहीं आता कि ऐसे भी होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं आर्टिस्ट हैं ये, इनको तो कभी कोई पैसों का मसला नहीं, इनके तो खर्चों का कोई मसला नहीं होता, और इनके पास तो सब कुछ है। हाँ, हम चांद से आए हैं, है ना? हमने कभी दाल खाई नहीं, हमने कभी सब्जी खाई नहीं, ऐसा लगता है लोगों को। हाँ। अरे आप भी परेशान होती हैं, है ना? ऐसे कैसे? तो हम बहुत परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन लोगों को लगता नहीं है, लेकिन हम भी इंसान हैं, तो शुक्र है अल्लाह का। हाँ, जैसे भी हालात है निकलना तो है ना उसमें से। निकलना अच्छा, है। फ्रेंड्स कौन है शोबिज में, ये बताओ। फ्रेंड्स मेरे जवेरिया बासी, जवेरिया जलील, और जे से नाम शुरू होना जरूरी है। नादिया खान। ठीक है, ठीक बहुत है। ज़्यादा लोग नहीं है मेरी ज़िंदगी में, शोबिस में तो बहुत कम लोग हैं। मौज़म अब्बासी, अदनान अंसारी, बहुत कम फ्रेंड्स हैं। लेकिन बहुत रेगुलर नहीं मिलती, रेगुलर बात नहीं करती। नहीं, बात फ़ोन पे कभी कभी हो जाती है, लेकिन ज़ाहिर है इतना आसान नहीं है, कि हमारी टाइमिंग्स ही ऐसी हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता। हाँ। तो बस ये, लेकिन जब भी मिलती हूँ उन्हीं लोगों से मिलती हूँ। अच्छा, जो छोटे बच्चे हैं उनकी क्या एज है, जो बाकी दो बेटे हैं? एक 13 साल का होने वाला है, नाम लेके बताओ कौन सी क्लास में, अब्दुल क्या कर- कबीर। अब्दुल कबीर 13 साल का होने वाला है, और जो छोटा है वो माशाल्लाह अब 10 साल का हो जाएगा। हाँ। हाँ, और तलाक। लड़ाइयाँ होती हैं भाइयों की? बहुत ज्यादा ऐसी होती है, जैसे मुझे कभी कभी शक होता है कि ये सगे भाई हैं, इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, मतलब इतना ज्यादा। मैं कहती हूँ ये कौन है, ये दो लोग कहाँ से आ गए हैं? कभी कभी ऐसा हो जाता है, हाँ। लेकिन फिर प्यार भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, कुछ माएँ होती हैं इसमें ना, बैठ के बड़े तमीज से प्यार से समझाती हैं, बेटा तुम लोग भाई नहीं, हो। नहीं, नहीं, ऐसा अच्छा, कुछ और एक नहीं। मेरी अम्मा जैसी होती है, छुरियां ले लो किचन से, मार दो एक दूसरे को। तो भाई वो ऐसे हो जाती ना सिचुएशन, क्या करें? मैंने कहा अम्मी ये कौन सा तरीका है अम्मा, आप ये कोई हमें आप काउंसलिंग करें? नहीं, मैं फेड अप हूँ, जाके छुरियां ले लो और एक ही दफा एक दूसरे को मार दो तुम दोनों। तो एक इस तरह की फैमिली भी होती है, मतलब माएँ बहुत तरह की होती है। तुम कैसे टैकल करती हो? तुम छुरियां इनकरेज करती हो या बैठ के बातें करती हो? नहीं, छुरियां वाला चक्कर तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा प्यार से समझाती हूँ, लेकिन जब प्यार से नहीं समझते हैं तो फिर तुम्हें पता है मैं उतारती हूँ अपना मास्क और पीछे लग जाती हूँ उनके, कि ऐसे कौन करता है भाई? भाइयों तो मारते भी होंगे ना अपने आप को। हाँ हाँ, ऐसी लड़ाई होती है। मैं बच्चों पे हाथ नहीं उठाती, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर फेंटी लग जाती है एक आध को। क्या करें भाई, नुकसान से तो बच जाएंगे ना। हाँ। जब नहीं समझते हैं तो फिर अच्छा, मेरे तो हाथ है ना छोटे छोटे बच्चों वाले, मैं अगर लगा दूं कभी बच्चे को, वो हंसते हैं और मुझे इतनी दर्द हाँ, होती खुद है, को लग मैं जाती हाथ है। अपना पकड़ के आए अजान, और अजान है, वो अपना खुश हो रहा होता है, कहते हैं मामा जब आप कभी मारती ना तो हमें दर्द नहीं होती, और वो सही कहते हैं। क्योंकि आदत भी नहीं है ना मार खाने की। हाँ, और मुझे दर्द इतनी होती है कि मुझे लगता है कि मुझे मारा है किसी ने, हाथ लेके बैठी होती हूँ। मैंने कहा नहीं। और वो भी टाइम थे कि जब पेरेंट्स हमें ऐसे देखते थे ना तो हम सीधे हो जाते थे। अब तो ऐसे देखो, ऐसे हिल देखो, नहीं किसी तरह सकते देखो, थे अपनी जगह कोई- से अब तो आप। आंखों को तो बच्चे कहते हैं क्या क्या देख रहे हैं? क्या ये आइस क्यों दिखा रही, क्या है ये? और फिर मैं कहती हूँ नहीं यार, शायद मेरी आंखों में वो नहीं है करंट जो मेरे अब्बा की आंखों नहीं, में, भाई करंट की अब आंखों वो में था। हमारा वाला बच्चों में नहीं है। अब वो चीज नहीं है, हम अपने माँ बाप से बहुत डरते। सही बात जी। तो बल्कि मुझे कभी कभी लगता है कि गुस्से से ज्यादा मेरे बच्चों पे जी चीज असर करती है वो मेरे आंसू हैं, जबरदस्त है। हाँ, ये भी है। हाय, शो ना देख लें, अजान आजकल देख रहा है मेरा शो, उसको पता चल जाएगा कि मामा झूठा रोती हैं। तो ओए हाय, जब मुझे कुछ समझ नहीं आता ना पढ़ाई पे कुछ पे, तो मैं बैठ के ना ये नहीं होता मुझसे। मामा आई एम सॉरी, मामा आई एम सॉरी। मैं देखा पटाई से तो नहीं बच्चों पे असर होता है, मेरे रोने से बच्चों पे असर। अच्छा, ये मेरे लिए मुश्किल है। क्यों? तुम्हें रोना नहीं आता? मतलब गुस्सा आता है, गुस्सा करूं या रोऊं? तुम नेक्स्ट टाइम रोने का ट्राई करो, बड़ी अच्छी टिप दे रही हूँ मैं। और झूठा तुम तो रो भी सकती हो। हाँ। हमारी तो ट्रेनिंग भी है, तो ये करके आप देखें कभी जहाँ मारनी काम ग्लीसरीन आती लगा के ना। हाँ, आंसू माँ के हैं वो कर जाते हैं जो चप्पल ग्लीसरीन नहीं लगा करती। के और झूठे मोटे आंसू निकाल के वो कर सकती हैं। ये बड़ा 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 इफेक्ट होता है, बच्चों के दिल पे लगती है बात। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद गपशप एंड आपकी लाइव कॉल्स भी। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग।
साइमा कुरैशी हमारे साथ और अब उनसे थोड़ी सी बात करते हैं कि इस वायरस की वजह से जो हम सब लॉकडाउन में घर में बंद हैं और लाइफ मुश्किल हो गई है और बहुत डर भी है, प्रिकॉशंस भी बहुत ले रहे हैं, बहुत एहतियात कर रहे हैं। तो साइमा तुम्हारी लाइफ कैसे अफेक्ट हुई है इसमें और क्या प्रिकॉशंस कर रही हो? बस घर में बंद हूँ और क्या होगा, यही सबसे बड़ा आपका प्रिकॉशन यही होता है कि आप जब घर में बंद हैं तो आप बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं, क्योंकि इसका हल तो यही है ना कि आप घर से बाहर ना निकलें। और मेरे ख्याल से अगर हमारी आवाम ये समझ जाए कि घर से बाहर नहीं निकलना है, हाँ। तो हम इस चीज़ से जल्दी निकल सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपका जितना इंटरेक्शन होगा ये चीज़ें उसी से तो लगती हैं। तो थोड़ा सा हमें एक तहम्मुल से और सब्र से चलना चाहिए कि हम लोगों से दूर रहें, जिन जिन चीज़ों के लिए मना किया है उस चीज़ पे अमल करें। मैंने इतने सारे वीडियोस देखे हैं, लोग अब जैसे हमारी पुलिस है, हमारे रेंजर्स हैं, ये जितने आवाम को मना करें कि आप ना, वो उतना ही कर रहे हैं, उल्टा नाराज़ हो रहे हैं। हाँ। कि तुम्हारी रोड तो नहीं है, हाँ मैं तो खड़ा रहूँगा, मैं तो ये करूँगा। क्यों भाई? खुदा ना खास्ता अगर एक फ़र्द वो बीमारी लेके अपनी फैमिली में चला गया तो उसकी फैमिली तो गर्क हो गई ना। तब आप क्या करेंगे कि जो कमाने वाला है वो ही नहीं रहा, जिंदगी में दुनिया में नहीं रहा, तो फिर घर कैसे चलेगा? तो उससे बेहतर नहीं है आप थोड़ी सी एहतियात कर लें। इस पे लड़ने से तो बेहतर यही है। और फिर हमें अपना नहीं, हमें अपने बच्चों का, अपने फैमिली का, हमारे माँ बाप जो साथ हैं जिन जिन लोगों के, उन सबका ख्याल रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि जो मुश्किल चीज़ इसमें ये है कि जी इनकम आपकी रुक गई, स्कूल की फीस जाएंगी, बिल्स आपके आएंगे, सब आपकी ग्रॉसरी बढ़ गई है जी। तो पहले फिर भी एक वक्त का खाना कहीं बच जाता था, बच्चे बाहर हैं इधर उधर, ये अब ये कि बिल्कुल आपको 4 से 5 मील्स बनाने पड़ रहे हैं। बच्चों को भूख कितनी लग रही है, ठीक है ना? बहुत ज्यादा लग रही ज्यादा है ना। और लड़कों को तो देखो थोड़ी देर बाद मैंने कहा भाई एक्सरसाइज भी करो साथ में। हाँ। तो ऐसे में साइमा तुम्हें वो फिर टेंशन नहीं होती कि यार मेरी शूटिंग्स रुक गई और बहुत लोगों का काम रुक गया है? सबका रुक गया है, पूरी दुनिया रुक गई है। हाँ। तो मैं अपनी लेके, अब मैं जब अपना सोचती हूँ कि मेरा काम रुक गया है, और तो मैं ये भी सोचती हूँ कि यार और लोग भी तो हैं। हाँ। जो बेचारे जो रोज की कमा के जो अपने घरों को, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को खिलाते थे, उनका क्या? तो फिर तो अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, कहते हैं कि जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, ये भी वक्त निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा अपना आप भी तो दिखाना चाहिए ना। हम सारा कुछ बाहर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, माना कि अच्छी बुरी चीज़ें बहुत सारी हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्या करें? चलो बेजार हैं, हम तंग हो गए, निकल जाओ बाहर। निकल कर कोई हमने कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी करना है, बल्कि उल्टा अजाब ही आएगा। खुदा ना खास्ता अगर आप कैरियर हो जाते हैं और आप अपने घर चले जाएं तो फिर तो किससे ही खत्म है ना, बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। अच्छा ऐसे में तुमने कोई बजट की कोई खास प्लानिंग की है कि मैं यहाँ बचाऊं, ये करूं, ये जरूरी है? नहीं हो सकती प्लानिंग नादिया, नहीं हो सकती। अब आगे रमजान आ रहे हैं और रमजानों में तो डबल खर्चा होता है, तो आप वैसे भी नॉर्मल लाइफ में भी आप अपना बजट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? खर्चे ही इतने सारे हैं। तो अब यहाँ बचाएं तो वहाँ लग जाता है, वहाँ से बचाएं तो उधर लग जाता है। बाकी ये है कि एक्स्ट्रा जाहिर है अब आपकी शॉपिंग खत्म हो गई है, आपकी होटलिंग खत्म हो गई है, बिल्कुल वो एक एक्स्ट्रा जो आपकी वो बचत है आपकी। ये इस तरह सोचें, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब और अच्छा आप घर का खा रहे हैं, साफ सुथरा खा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और आप अगर बाहर की चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है जो आप घर में नहीं बना सकते, घर में भी बना सकते हैं, हर चीज़ बन सकती है। तो वो एक एक्स्ट्रा आपका खत्म हो गया कि जी बिला वजह की शॉपिंग है, बोर हो रहे हैं, चलो शॉपिंग करके आए, वो एक अलग शॉपिंग की एक लंबी लिस्ट, पैसे वहाँ लगा दिए, फिर चलो कुछ नहीं तो चलो अब सैटरडे आ गया, चलो बाहर चल के खाना और कुछ हम लोग देख रहे हैं इस वक्त ग्रोसरी में बड़ी गैर जरूरी चीजें ली जा रही हैं इस वक्त। बेकिंग का इतना सामान लिया जा रहा है और वो बेकिंग हो भी नहीं रही, और बिला वजह चीजें नहीं, और बिला वजह बेकिंग का क्यों लें सामान? मतलब ये तो आपने खुद इतना वजन बढ़ा लेना है, तो उसके बाद फिर वजन घटाएगा कौन? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मतलब आप भी ले रही हैं? नहीं, मैं तो रात का खाना ही छोड़ दिया बहन। ना ये ना करो, रात का खाना ना छोड़ो, एक दिन लाई जल्दी खा लो। कि बच्चे जो है ना वो ब्राउनीज वगैरह बनाएंगे, उन्होंने बनाई तो खाई तो मैंने, उन्होंने तो कोई नहीं खाई। तो बच्चे तो खाते ही नहीं है ना, मैं ना बनाती हूँ क्योंकि बच्चे नहीं खाते, वो सारा मैं खा जाती। मेरा भी यही हुआ, ब्राउनीज बना रहे मम्मा, ब्राउनीज चेक करें, टेस्ट करें, और मेरे पास छोड़ के चले गए, दोनों ने नहीं खाई, खाई किसने? माँ ने। तो यार तुम्हें नहीं पता, बच्चों के चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, केक सारा तो मतलब कहाँ जाता है? तो मैं उस चीज से डरती हूँ, मैं लेती नहीं हूँ।
बिल्कुल, ये वो नजर आता है, वो कहते हैं एक नजर चीज आता है। नहीं होगी ना तो पता होगा यार नहीं है तो हमने खाना ही नहीं है, तो जी। मैं वो चीजें लेती नहीं हूँ। अच्छा जी, हमारी एंटरप्रेन्योर, बिजनेस वुमन, एक्टर, मॉडल नादिया हुसैन से भी बात करते हैं कि उनका टाइम इस वक्त कैसे गुजर रहा है। मैंने सुना है कि सैलॉन्स कुछ शायद जल्दी अब कुछ खुल जाएंगे, तो उनका क्या इस पे रिएक्शन है? नादिया, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी हैं? मैं ठीक। और नादिया, तुम्हारे लिए टाइम कैसा है जो कि तुम माशाल्लाह एक वक्त में ये 5 जगह पहुंच सकती हैं? ये नजर आई हैं लोगों को, एक ही टाइम पे 5 जगह है। उस चैनल पे भी होंगी, उधर शो भी कर रही होगी, सैलॉन में भी होगी और कहीं इवेंट पे भी होगी। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? घर में बैठ के चक्कर आ रहे होंगे तुम्हें तो? हाँ, आई डोंट माइंड कि मैं घर पे बैठी नहीं हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स जो परेशानी है वो सिर्फ काम की परेशानी है, बिजनेस की एक्सपेंसेस की परेशानी है कि अगर जाहिर है काम नहीं चल रहा होगा तो फिर बिजनेस के एक्सपेंसेस कैसे पूरे होंगे, वरना कोई मुझे इशू नहीं है घर बैठने में। और आपको ये भी मुश्किल होगी कि किराया सैलॉन का जा रहा है, सैलरीज आप दे रहे हैं सबको, तो ये बड़ी मुश्किल होगी। अच्छा, ये आपको अभी पता चला कि कुछ चीजें अभी ये सैलॉन्स वगैरह उनके लिए आसानी हो जाएगी, खुल जाएंगे? नहीं, सैलॉन्स अभी भी बिल्कुल पाबंदी है सैलॉन्स पे। अच्छा, तो अभी इसका खुलने का कोई चांस नहीं? तो ये आप अलग टेंशन है। हाँ, आप नादिया बताएं उन लोगों को जिनके अभी, मेरी फ्रेंड्स ने भी सैलॉन का भी उस लॉकडाउन से एक दिन बाद उसका वो था, क्या कहते हैं, इफ्तिताह, और वो मैंने ही करना था, वो भी रुक गया। इतनी परेशान है। आप प्लीज ऐसे लोगों को क्या एडवाइस देंगी नादिया कि जिनके एक्सपेंसेस चल रहे हैं और इनकम कोई नहीं? देखिए, हम सब उसी, वी आर ऑल इन द सेम बोट। आई मीन हम सबके एक्सपेंसेस चल रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं, सैलरी भी देनी है, और लेकिन बस थोड़ा सा आई वुड से कि हमें अपने स्टाफ के साथ जो हैं वो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग उनके साथ हम रखें, बात करें उनसे कि जाहिर है जिनके पास इतनी अर्निंग्स एंड सेविंग्स नहीं है, मतलब बिजनेस ओनर्स के पास कुछ ऐसे छोटे सैलून्स हैं जहाँ पे अगर 5-6 लड़कियाँ काम करती हैं, लेकिन वो जो छोटे सैलून्स हैं किसी महीने में वो 25,000 घर लेके जाती हैं अपने काम से, और किसी महीने में वो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख लेके जाती हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जी ये एक्सपेंसेस जो हैं वो हर एक के पास अपनी सेविंग्स पड़ी नहीं है कि जी लाख हो जाए ना वो उनकी बैंक बैलेंस में पड़ा हुआ है कि वो अपने स्टाफ को सस्टेन करें। ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सी ऐसी बिजनेसेस हैं, छोटे बिजनेसेस जो नहीं दे पा रही हैं सैलरीज, और इवन दो कि ये खैर स्टेट बैंक वाला रीफाइनेंस लोन ऑफर किया है अभी गवर्नमेंट ने जी, लेकिन हमारे जैसे जो छोटे बिजनेसेस है ना, हम लोगों को नहीं पता कि हमारा जो काम है ये कब वापस से बहाल होगा, किस तरीके से हम लोगों की अर्निंग्स शुरू होंगी। तो फिर बहुत से लोग एक्चुअली नहीं, दे आर नॉट ऑप्टिंग टू टेक दिस। और सैलून खुलने के बाद भी कितना अरसा लोग डरेंगे कहीं जाते हुए। मैं तो डर गई हूँ। मैं किसी भी क्राउडेड जगह या कहीं जाते हुए अब हमें लगेगा कि क्या जरूरी है, इसका इम्पैक्ट हुआ है दिमाग पे, लोग नहीं जाएंगे किसी ऐसी जगह काफी अरसे तक। बिल्कुल। अच्छा, ये रीफाइनेंस लोन के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगी, मतलब आई गेस अगर कोई लोग इस तरह सुन रहे हैं जो अथॉरिटीज हैं, वो ये है कि ये रीफाइनेंस लोन में इन लोगों ने कहा है कि जी उन लोगों को ऑडिट चाहिए हैं और पता नहीं क्या ना क्या चाहिए। खास तौर पे सैलून्स और बुटीक्स जो हैं, ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे खवातीन जो बिजनेस चलाती हैं छोटे पैमाने पे, उन लोग के पास ऑडिट्स और लाइक CFOs और उन लोग के पास हेड ऑफ फाइनेंस एंड इस किस्म से तो कोई लोग हैं ही नहीं। तो इन लोगों ने तो ये रीफाइनेंस लोन भी जो है ये बहुत मतलब मुश्किल बना दिया है बहुत सी खवातीन के लिए जो बहुत इतने छोटे लेवल पे जो काम करती हैं। वो लोग कैसे फिर वो लोग तो आगे नहीं स्टाफ के लिए मुश्किल है। थैंक यू नादिया, बहुत शुक्रिया फॉर योर कॉल, ऑल द बेस्ट। जी देखिए, ये साइमा, तुमने नहीं कभी सोचा कि मेरा कोई सैलून हो, बिजनेस हो, कोई बिजनेस किया कभी? नहीं, अभी तक तो नहीं किया, लेकिन आगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत सारे प्लान्स हैं। लेकिन मैं एक चीज़ तुम्हारे शो पे डिस्कस करना चाहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट ने कभी हम आर्टिस्टों के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। क्यों?
मतलब जैसे होता है ना कुछ हमारे आर्टिस्टों के लिए कोई ऐसा हॉस्पिटल ही हो जहाँ पे वो जाके उनको वो अपने टेस्ट वगैरह कराएं, या उनकी फैमिली के लिए कोई एक होता है ना कोई कुछ कार्ड हो हमारा स्पेशल। एग्जैक्टली कुछ तो हो। और ऐसे इस वक्त टाइम में क्राइसिस में आप यकीन करें लोग सेलिब्रिटीज़ को इतना फॉलो कर रहे हैं, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि लोग अपने सेलिब्रिटीज़ को ज़्यादा देखने लगे, उनकी वीडियोस देख के उनको हौसला मिलता है कि। और मैं कल देख रही थी बैक स्ट्रीट बॉयज़ ने एक अपना गाना सबने अपने अपने घर में बना के ना दोबारा आई वो वाला गाना, पता नहीं इस तरह कुछ इस तरह है, इतना अच्छा लग रहा था वो। लेकिन मैं एक ऐसे ही एक बात कर रही हूँ कि हमारी गवर्नमेंट हमारे बारे में क्यों नहीं सोचती है? कभी हमारे लिए कोई आर्टिस्टों के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, मतलब क्यों? आखिर हमारा कोई राइट नहीं है, और स्पेशली ऐसे वक्तों के लिए तो बहुत ज़रूरत है। हाँ, कुछ ना कुछ प्रिविलेज होने चाहिए, बहुत कुछ ज़रूरी ऐसे ऐसे कोई फंड या कुछ कि जहाँ आपको हो कि भी मैंने अपनी ज़िंदगी दे दी आर्ट को, अपने मुल्क में लोगों को हमारे हंसाने के कितने लिए, सीनियर entertain आर्टिस्ट हैं, करने के लिए। उनको कभी कुछ नहीं, मतलब वो शिकायतें कर करके बेचारे उनकी उम्रें हो गई हैं। That's sad. होना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए, इस पे अब काम करते हैं इंशाल्लाह इन क्राइसिस से, क्योंकि इस क्राइसिस ने लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी बात ये कि आप जब बजट बनाएं, चाहे आपकी इनकम 10,000 हो, 10 लाख हो, 10 रुपए हो, आपको एक पोर्शन हमेशा एक इमरजेंसी फंड आपने अपना रखना है हमेशा, क्योंकि प्रॉबेबली ये वक्त जो है ये पहला तो है हमारी ज़िंदगी में, ऐसे शायद ये लास्ट नहीं है, दोबारा भी ऐसी कुछ वायरसेस चीज़ें आ सकती और शायद हैं। इससे वर्स कंडीशन हो, यू नेवर नो। तो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, तो हमें कुछ अपनी इनकम, Saving, पहली बात तो ये कि हमें बिल्कुल। एज अ होल नेशन हमें अपनी इनकम बढ़ानी है, हमें अपनी इनकम बढ़ानी है। और ऑनलाइन अब उसके इतने अपॉर्चुनिटीज़ है। मेरी एक कज़न है, वो हाउसवाइफ, बच्चे, नॉर्मल ग्रेजुएशन, और उसने वो एक कॉल सेंटर के साथ अब रात को उसमें अपने घर में रहते हुए वो कॉल्स वॉल्स लेती हैं। शी अर्न्स इन डॉलर्स, माशाल्लाह कमा रही है, बहुत अच्छा कमा रही है, कहीं बाहर नहीं जाती, किसी से इस तरह इंटरेक्शन नहीं, कॉल्स लेनी, उनको अपना गाइड करना, किसी पता नहीं कौन सी कंपनी के साथ है तो उनमें अगर ट्रबल शूटिंग, जिस तरह आप कभी भी बाहर बहुत ऐसा है कि ट्रबल शूटिंग होती है तो वो कॉल करते हैं हेल्प सेंटर, राइट, सपोर्ट के लिए, तो ये उनको गाइड करते हैं। तो ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, हम लोग सोचते ही। अभी हमें इस क्राइसिस से निकल के और अभी सोचना है कि हम अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं। साइमा, तुम कैसे अपनी इनकम बढ़ाओगे? तुम हम जब बात करी थी तो मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे बढ़ाऊंगी। हर कोई सैलून नहीं खोल सकता, हर कोई बुटीक का बिजनेस नहीं कर सकता। नहीं, और अब तो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ये सैलून्स वगैरह जो है ना, ये आपके दोस्तों पे नहीं चलते हैं कि जी हाँ दोस्त है मेरे, अगर मैं शोबिस की हूँ मैंने सैलून खोल लिया, तो ऐसे नहीं होता। और आजकल तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है नादिया कि आप सोच भी नहीं सकते। किसी ज़माने में मैंने सोचा था कि मेरा भी सैलून होगा, लेकिन अब सैलून का एक आइडिया आता है, लेकिन जब आप करने पे आए इसमें सरदर्दी बढ़ी है बहुत। पहला साल तो आप भूल जाएं कि आप कुछ अर्न करेंगे। हाँ। पहला साल तो आप सिर्फ खर्च करते जाएं। हाँ। वो पूरा साल, उसके बाद कहीं जाके कोई आता है कि नहीं, और 2 महीने जब हल्के गुजरते हैं तो सारा उसमें निकल जाता है। जी, बड़ा रिस्की। और ऐसी चीज क्यों करें जो सब कर रहे हैं? हाँ। थोड़ा सा डिफरेंट भी सोचना चाहिए। और तुम्हारे जहन में क्या आता है, कौन सा बिजनेस शुरू करें? देखो केटरिंग भी लोग कर रहे हैं, हाँ। बेकिंग वगैरह चीजें। यार मैं तुम्हें बताऊं, मैं अभी तक मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन सीरियसली मुझे अब सोचना पड़ेगा इस बारे में, क्योंकि मैं सिर्फ इसी पे तो रिलाई नहीं कर सकती, एक्टिंग पे, लेकिन इंशाल्लाह कुछ करूंगी ज़रूर। अच्छा, बच्चों के लिए परेशान होती हो कि बेटे आगे क्या करेंगे, इतना कंपटीशन है, इनकी ये आगे क्या बनेंगे, क्या करेंगे? बहुत परेशान होती हूँ, क्योंकि हम जिस दुनिया में और जिस वक्त में हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, वहाँ तो कोई फ्यूचर नज़र ही नहीं आ रहा। चलो पहले तो ये सोचते ना, चलो यार पढ़ा के बाहर भेज देंगे। हाँ। अभी कहाँ भेजेंगे? अभी तो सब बंद है। हाँ। तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला ये मुश्किल वक्त ख़त्म कर दे और दोबारा से ज़िंदगी बहाल हो, लोग नॉर्मल लाइफ में आ जाएं और ठीक ठाक झटका लगाए पूरी दुनिया को। अच्छा, 90s में 20s में लड़का कोई घर में नहीं बैठा होता था, काम कर रहे होते थे। 80s में 90s नादिया, में हालात बाहर भी होते ऐसे थे है ना, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी ये टेंशन थी नहीं, हर कोई काम कर रहा था। हाँ। मेरे हर अंकल के बेटा कोई ना कोई 20s में, अब आजकल 20s में बच्चे काम नहीं कर पा रहे, जॉब्स नहीं है, काम नहीं है, और बाहर भी जाते हैं तो वहाँ भी बहुत दफ़ा नहीं कुछ कर पाते, नहीं या अपने या जिस एक्सपर्टीज है वैसा काम नहीं कर रहे होते।
दुनिया में जॉब्स कम हो गई हैं, काम कम हो गया है। बल्कि और अब वो आके बहुत है। 2020 वाला जो दौर हम देख रहे हैं इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जबकि इतनी प्रॉब्लम्स उस वक्त होनी चाहिए थी जब मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे। हाँ, अब जाके इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आई हैं ये मुझे समझ नहीं है। अब तो अपॉर्चुनिटीज़ इतनी सारी हैं, लेकिन हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स को क्यों फेस कर रहे हैं, समझ नहीं आता। समझ आता। अच्छा, घर में कौन से काम करने में मज़ा आता है या कोई भी नहीं? मेरे लिए जो सबसे आसान काम है वो झाड़ू पोछा है, बट कपड़े धोना, बर्तन धोना, इस्त्री करना बहुत मुश्किल लगता है मुझे। आटा गूंदना बहुत बुरा लगता है। रोटियां बना लेती हूँ, गूंदा हुआ आटा होना चाहिए। तो वो कौन गूंदता है? अब तो खैर मासी वाला चक्कर ही नहीं, अब तो मैं ही मासी हूँ, मैं ही कुक हूँ, मैं ही झाड़ू हूँ, मैं ही पोछा हूँ। अच्छा, मशीन भी आती है ना जो आटा को गूंद देती है? नहीं, उन चक्करों में मैं नहीं पड़ती। वो मशीन आटा गूंदने वाला चक्कर नहीं, खुद आटा सही तो वो प्रॉपर गूंदता है यार। अच्छा, और वो भी कुछ घरों में होता है ना कि बाहर से नान ले आओ, मैं बस खाना बना दूंगी। नहीं, वो नान वाला चक्कर मेरे घर में नहीं है। नान सोडे वाली नहीं हूँ, घर की रोटी। नान सोडा? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। इससे बेहतर ब्राउन ब्रेड खा लो। मैं तो मैं रोटी खाए हुए तो टाइम हो गया, मैं तो ब्राउन ब्रेड। हाँ। कभी कभी पराठा देसी घी का। अच्छा, तो और झाड़ू कौन सा इस्तेमाल करती है, कोई खास? ब्रांड बताऊं कौन सा? आप किस ब्रांड का झाड़ू? आजकल वैसे ये पूछना चाहिए, ब्रांड कौन का से है? ब्रांड का झाड़ू आप इस्तेमाल वो वाला दौर कहाँ है ब्रांड वाला? खत्म हो गया। झाड़ू अच्छी लंबी होनी चाहिए ताकि बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े मुझे। फूल झाड़ू या तिनके वाला झाड़ू? ना, फूल झाड़ू। टिंके वाले, हाँ, वो जो रग्स हैं उस पे टिंके वाला। लेकिन अब बस बहुत याद आ रही है मासियों की मुझे, है ना? स्पेशली पोछा लगाते हैं। पोछा के क्या सिचुएशन है? बैठ के ओए, पोछा ओए, लगाती हैं आप, ओए। खड़े होके मॉप करती हैं क्या? नहीं, मॉप नहीं, पहले वो खड़े होके मॉप, लेकिन अब बैठ के पोछा। लेकिन उफ, बड़ा तकलीफ दे। सैड सॉन्ग पीछे चलना चाहिए जब पोछा लग रहा होता है तो। बहुत तकलीफ दे वो पोछा। डेली कर रही हो? नहीं, डेली नहीं। जैसे अब खुद से करती हूँ तो 2 दिन तो आराम से गुजर जाते हैं। हाँ। लेकिन 2 दिन यूं गुजर जाते हैं तीसरे दिन पर झाड़ू पकड़ के। अच्छा, स्त्री का क्या सीन है? स्त्री के, मैं तुम्हें पता है, मैं इतनी तंग हूँ स्त्री से कि अगर मुझे कहीं जाना हो ना, मैं कहूँगी स्त्री करनी है, ऐसे ही चले जाओ, खुद ही स्त्री हो जाएगी। इतनी मुझे बुरी हवा लगती लगेगी, है। सूख जाएगी। मैं तो कभी कभी ना गीले गीले कपड़े भी पहन लेती हूँ कि खुद ही हवा लगेगी तो ठीक हो कोई जाएगी। पूछता भी तुमने स्त्री नहीं की? यार की थी, बस वो खराब हो गई। स्त्री से मुझे इतनी एलर्जी है, मैं नहीं कर सकती। क्या वजह? बस मुझसे नहीं होती कि उफ स्त्री करनी है, उफ ये नहीं, इससे बेहतर ऐसी पहन लो। बहुत तंग होती हूँ, और बर्तन धोने से बहुत तंग। बर्तन धोने से क्या मसला है? बर्तन बैठना, वो बस एक होता है ना, कुछ चीज़ें होती हैं कि तंग होना। बाकी कुकिंग शुकिंग तो कर लेती हूँ। अरे सोचो, वो भी टाइम था जब घर के बाहर वो एक नलका लगा होता था, सारे गंदे गंदे वो जो नहीं होता थे बर्तन वहाँ पड़े, मांज रही हैं लड़कियाँ बैठी हुई। ड्रामों में कितना दिखाते हैं। कितना दिखाते हैं वैसे। कभी वो भी ड्रामे तो में थी धोए यार। बर्तन? लो, क्या नहीं किया ड्रामे में। गोबरें भी लगे, वो हाथ में लगा के दीवारों में लगाई हैं, सब कुछ। नहीं, हाँ, गोबर भी उठाया? हाँ, किया ना। वो जो गोबर के केक्स बनाते हाँ हैं। जी, बना के वो उसमें लगाया। मेरे एक था ड्रामे में, एंड आई रिफ्यूज्ड। मैंने तो किया। मुझे डायरेक्टर ने कहा, आप देखें जो अच्छा एक्टर होता है फला। मैंने कहा क्या तुम लोगों ने मुझे, तुमने $1 मिलियन देना है? मैं हॉलीवुड में काम कर रही हूँ। नहीं, मैंने ऐसा वाला ब्लैकमेल तो मुझे भी किया गया था कि आप एक्टर। मैंने कहा नहीं, मुझे पता है, प्लीज लेक्चर नहीं, मैं कर लूंगी। तो मैंने कर लिया। क्या फीलिंग थी वो वाली फीलिंग, लेकिन कर लिया क्योंकि आदि। बहुत ज्यादा आदि नहीं है ना यार इंसान। खैर इंसान एक ऐसी चीज है, आप जिसमें उसको आदी कर दें वो आदी हो भी जाएगा। अब हमें जंगल में छोड़ दो तो शायद हम जंगल में भी रहना शुरू कर देंगे। मैं ड्रामे में लगा के वो केक दीवार पे लगाया, फिर कुछ नहीं। फिर वो मरने वाला सीन भी किया है मैंने बाकायदा, उसमें लेट के। किसमें लेट के? उसमें वो जो होता है ना मैयत की जो जगह, मुझे ये भी कर सीन बहुत डर ये इसमें मैंने जो है मना किया था कि मैं ये काम नहीं करूँगी। और बाकायदा वो नाक पे रुइयाँ और वो सब डाल के, और वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था नादिया। वो तो मतलब मुझे इतनी घबराहट हुई कि उसके बाद तो मैं कोई और सीन नहीं करा सकी। फिर मैंने पैकअप करा के मैं घर चली गई। अच्छा, लोग इतने मासूम होते, मुझे याद है कि हमारी बुजुर्ग सी मासी थी, एक बार बैठी हुई थी मेरे सर पे तेल लगा रही। ड्रामे में किसी में सीन था डेथ का ना, किसी एक्टर का, वही रुइयों के साथ प्रॉपर दिखा रहे, वो रोने लगी। आय हाय, क्यों गई ड्रामे में, देखो मर गई ना। ड्रामे में काम करती ना मौत आती, इसको ऐसे क्यों मर गई? मैं कहा असली नहीं मरी, वो एक्टिंग करी। नहीं बेटा, वो देखो असली मरी। हाँ, ऐसा होता है। मैंने खुशबू का घर किया था, उसमें मेरे कैरेक्टर की डेथ दिखाई थी। मेरे जितने को स्टार्स थे ना, जितनी लड़कियां सारी रो रही थी, और मुझे भी इतना रोना आया। वो मैं मरते मरते भी मेरे आंसू निकल रहे थे। डॉक्टर क्या आप क्यों रो रही हैं? इतना
ऐसा हो गया था, सब रो रहे थे तो मैं भी रो पड़ी फिर। मतलब डेड बॉडी रो रही है। हाँ। क्या कर रही है साइमा? ये बहुत गंदी एक्टिंग की तुमने। जब हादसा वगैरह हुआ कभी एक्टिंग करते, कुछ चीज ऊपर गिर गई कुछ? लाइटें वाइटें अक्सर गिरी है, लेकिन अक्सर मैं बच जाती हूँ। कुछ ऐसी डायरेक्शन में गिरती है कि वो कहीं अटक जाती है और मैं नीचे बैठी हुई थी। हाँ। ऐसे गिरी, अगर वो गिर जाती मेरा तो सर फट जाता। भाई लेकिन अल्लाह ने मुझे 2 से 3 दफा बचाया है। मेरे तो एक बार बल्ब गिरा था ना, यहाँ मुझे नहीं समझ आया, मेरे बस धुआं निकल, बाल बाल तो जल गए होंगे डार्क तुम्हारे। टाइम करी और मैं खत पढ़ी हूँ। जी हाँ, इन्होंने खत पढ़ा है ये वो। तो अंकल सर कहते हैं धुआं निकल रहा है। मैंने कहा हाँ जी अच्छा। तो हाँ नादिया तुम्हारे सर से निकल रहा है। मैंने क्या मेरे सर से धुआं निकल रहा है? हाँ, बाल जल रहे थे। शूट के दौरान? हाँ, रिकॉर्डिंग के दौरान बाल जल रहे थे, मुझे नहीं फील हुआ कि धुआं निकल रहा है सर से। उस वक्त बाल भी बहुत था तुम्हारे साथ। बाल भी बहुत है, पता ही नहीं चला भाई। उसी ने तुम्हें बचाया। तो ऐसे बल्ब तो बाकी वैसे ऐसे बल्ब होते थे पहले, फट जाते थे फटाक फटाक बहुत दफा। तो हाँ एक दफा तो मेरे सेट पे आग लगी थी। कौन भागा था, कौन एक्टर था? अरे यार भाई के सेट पे आग नहीं लगी थी? हाँ लगी थी ना। हम कौन थे ना भागा? साथ। है ना, तुम भी थी। तुम ही तो थी। ना। हाँ, तुम ही भागी थी। हाँ। वो भागने वाला ही मंजर था। क्या बात है। अभी पिछले दिनों भी मैं टेलीफिल्म कर रही थी, हिना दिल पजीर थी। अच्छा। और आमना साथ में, आमना इलियास। और पता नहीं से कहां से लाइट आके, सो तुम बैठी हो ना, धाड़ करके टेबल पे धस। बड़ा रोई थी आमना उस पर, डर गई ना। हिना दिल पजीर भी ऐसे बैठी हुई, बहुत खौफनाक हो जाता है कभी कभी ऐसे। अल्लाह सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे। थैंक यू सो मच साइमा। वक्त खत्म हो गया, ये क्या हुआ? बहुत मजा आया। वैसे लग नहीं रहा ना इतने अरसे के बाद मिले हम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। बहुत अच्छा। ये बोलती इतना अच्छा, इनको तो अपना, तुम्हें तो खुद होस्टिंग करनी चाहिए, शो करना चाहिए। साइमा ये भी करो, करूंगी। हो जाए। यूट्यूब चैनल बनाओ अपना। नहीं, नहीं कोई अच्छा शो करूंगी। अच्छा शो करोगी? शोज हो कहाँ रहे हैं? जब होंगे तब जब होंगे तो साइमा कुरैशी भी शो होस्ट करेंगी। बहुत सारी दुआओं के साथ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू नादिया। बाकी बातें फोन पे करेंगे। ऑलराइट। ओके। सहेलियां दो से बाद मिली है तो बातें तो होंगी। और आप भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगर हम सहेलियां हैं, आप भी हमारी सहेलियां हैं। जी हाँ, और कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। घर में चीखना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, अच्छे मूड के साथ बहुत बहुत अच्छा दिन गुजारिएगा। आपका मूड अच्छा होगा तो घर में बच्चों का भी और दुल्हा भाई का भी मूड अच्छा होगा। खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय। दुल्हा भाई।